1.5 साल का हुआ तो मेरी माँ की मृत्यु। तो मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। शादी से पहले मेरे पिताजी चले गए। किसी ने 10 साल हाईकोर्ट जजी नहीं की है। आई एम दी लोन एक्सेप्शन, जिसको 10 साल मिले इस बात के लिए। सर, ऐसा कोई केस आया हो जहाँ ज़्यादा ही रिवॉर्ड्स दे रहे हो या बहुत सारा आपको लालच दिखाया गया और आपके मन में वो कहीं ना कहीं। मेरे पिताजी की शिक्षा थी कि तुम्हारे पास कोई आता तुमको लाख का समझ का आता है, 1.25 लाख का करके भेजो, तुम आदमी हो बना, तुम आदमी नहीं। उनको अपने घर से जोधपुर से ले जा करके जोरों में मार डाला गया। बनाओ तो अपना चरित्र बनाओ, कपड़ों की तरफ कभी ध्यान मत। इसलिए कभी डर मुझे लगा नहीं। सच्ची बात कहने में मैं कभी घबराया नहीं। जो आपको सिल्वर मेडल मिला सेंसस के कार्य के बारे में, उन्होंने एक लाल शाही से लिख करके चिट्ठी लिखी तो मुझे धमकी मिली कि आपको पेट्रोल पंप पे गोली से मार दिया। आवाज को तेज करने से मुकदमा के फैसले नहीं। वाइफ ने उनको कहा कि तेरे को जेल भेज देंगे, तू भाग जा यहाँ। मेरे से बड़े भी मेरे से शंका खाते। फियरलेस एटीट्यूड जो सर के जीवन में रहा है, हम सब तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से देश में करप्शन जैसी चीज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। आपने खुद को कैसे कंट्रोल कर लिया? मतलब जैसे ये मुझे कंट्रोल आपको कभी देख के ऐसा मन नहीं हुआ कि बहुत संस्कार मिले मुझे, इसको जाना। मेरी माँ ने ऐसा कुछ दूध में पिलाया होगा, दिया होगा। डेली 10 किलोमीटर घूमता था, 7 किलोमीटर सुबह, 3 किलोमीटर। अच्छा, धर्म भी स्पिरिचुअलिटी को भी समझ देते हैं। एक सवाई के बगैर तो कोर्ट गए और मैं कभी 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ कोर्ट में। कि ये सीक्रेट 92 इयर्स का हमारी जो यंग जनरेशन है उनको आप क्या देना चाहेंगे? अगर हमें भी 92 में स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या क्या सूत्र अपनाएं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का। मैं नमन डागा और मैं निपुण डागा। हम आपके समक्ष एक स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं जिसमें वी आर इनवाइटिंग हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, डिग्नेटरीज, बहुत सक्सेसफुल पीपल को आप सब लोगों के सामने एक पॉडकास्ट सीरीज के फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं ताकि हम इनकी लाइफ जर्नी से हमारे लिए कुछ लर्निंग लेकर आ जाएं। इसी स्पेशल सीरीज की आज शुरुआत हो रही है और इसी कड़ी में हम आपके समक्ष एक हाईली इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी को लेके आए हैं who has served as the acting चीफ जस्टिस इन राजस्थान और वो अपने करियर में बहुत ही ऊंचाइयों पर गए हैं जो अभी हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे ही। तो स्वागत करते हैं आप सब लोगों के सामने श्रीमान जसराज जी चोपड़ा का। धन्यवाद जी। तो अंकल, पहले तो सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार, ग्रैटिट्यूड कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और ये स्पेशल सीरीज की शुरुआत आपसे ही होने जा रही है। तो जैसे हमारे ट्रेडिशन में बोला जाता है, शुभ मंगल जो है, शुभारंभ है, वो आपके थ्रू होने जा रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत बेटा मंगल आप मेरे से शुरू कर रहे हैं। मैं तो ऐसा आदमी हूँ जिसका सबसे लास्ट में नाम होना चाहिए था। कारण क्या कि सब कुछ जीवन में पाकर के जस आखिर में मिलता है। आप शुरू करना चाहते हो तो मर्जी आपकी है। मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने, और तो क्या कह सकता हूँ बताओ। अब सक्सेसफुल रहा न रहा एक अलग बात है, पर आपने कह दिया तो मान लेता हूँ। तो आई गेस इतनी बढ़िया शुरुआत हो गई है। आप सब लोगों को जैसे बोला जाता है कि समझदार को इशारा काफी है, तो इतनी बढ़िया कि क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या आवक बुद्धि इनकी है, उसका एक नजराना हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो आइए जानते हैं जसराज जी चोपड़ा के बारे में। तो आपको ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इनकी वर्तमान आयु, हिज करंट एज इज 92 इयर्स ओल्ड। तो ये पैदा हुए थे पचपदरा नाम की सिटी जो बालोतरा में राजस्थान में आती है, वहां पर इनकी पैदाइश हुई है। उसके बाद आगे जाके ये जब स्कूल लाइफ में आए और कॉलेज लाइफ में आए तो ड्यूरिंग हिज स्कूल एंड कॉलेज टाइम ही हैज सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी। तो वहां पे इनने काफी सारी लीडरशिप पोजीशन ली। ड्यूरिंग हिज एकेडमिक्स ये राइट फ्रॉम द स्टार्ट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हुए हैं और मेरिटोरियस पोजीशंस इनकी कंटिन्यूसली आती गई है। इसी के साथ साथ ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी बहुत एक्टिव थे, स्पेशली इन स्पोर्ट्स। सो ही लव्ड प्लेइंग वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो ये इनके पसंदीदा स्पोर्ट्स थे। और इसी के साथ इनके स्कूल और कॉलेज लाइफ में अनेक सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल मूवमेंट्स है, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर इन अबॉलिशिंग चाइल्ड मैरिज, हमारे यहाँ जो पुराने टाइम में छूत प्रथा होती थी यानी अनटचेबिलिटी, अनइक्वल मैरिजेस, इसके ऊपर जो भी मूवमेंट चलती थी उसमें इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू से रहता ही था। फिर थोड़ी जर्नी आगे बढ़ती है। एट द एज ऑफ 23 ही जॉइंड द राजस्थानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RAS और वहां से इनके एडमिनिस्ट्रेटिव करियर की शुरुआत हुई है। उस करियर में
इनकी कुछ मुख्य अचीवमेंट्स ये रही है, ही हैज वन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिल्वर मेडल अवार्ड, और वो इनको मिला गया था जो इन्होंने काम किया था हमारी जनगणना यानी सेंसस वर्क के लिए, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया था हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। इसी के साथ इनकी एक सेकेंड मेजर अचीवमेंट रही है, जैसा कि आप जानते हो 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, एक इमरजेंसी की सिचुएशन आई थी, तो काफी गोल्ड कलेक्शन सब लोगों के द्वारा किया जा रहा था। तो ड्यूरिंग इस टेन्योर इन राजस्थान इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गोल्ड आपने कलेक्ट किया सरकार के लिए, और वो गोल्ड था 1/10 ऑफ द एंटायर गोल्ड कलेक्शन ऑफ राजस्थान। दिस कलेक्शन वाज मेड फ्रॉम जैतारण विच इज अ वेरी स्मॉल टाउन इन राजस्थान। वो इतने स्मॉल टाउन से पूरे राजस्थान का 10% का कलेक्शन आपके ही लीडरशिप में हुआ था। तो इनकी मेजर अचीवमेंट ये एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में रही थी। इसके अलावा लिस्ट बहुत बड़ी है, ये तो मैं आपको शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूं, फिर हमें आगे इनकी जर्नी में और चीजें मालूम पड़ती रहेगी। मूविंग ऑन, एट द एज ऑफ रफली 30 ये जुडिशियल सर्विसेज में एंटर हुए, और तब इनकी लीगल फील्ड की जर्नी चालू होती है। राइट फ्रॉम द लोअर पोजीशंस ये पूरे ग्रेजुएट होते हुए आगे जाके मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट जज, और लास्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह ही हैज सर्व्ड राजस्थान एंड आवर कंट्री। इस जर्नी में ये अक्रॉस ऑल द लीगल बेंचेस, अक्रॉस ऑल द डिविजन्स, बीट सिविल, क्रिमिनल, टैक्सेशन, सब मैटर्स पे इनकी मुख्य भूमिका, मुख्य एक्सपोजर, जजमेंट्स रही हुई है। ये इनकी जुडिशियल जर्नी के बारे में था। फिर आगे जाके पोस्ट रिटायरमेंट, आफ्टर सर्विंग द जुडिशियल फील्ड, ये बहुत सारी अन्य संस्थाओं में अलग अलग पोजीशन, एडवाइजरी बोर्ड पे ये सर्व कर चुके हैं, और बहुत सारे नॉन फॉर प्रॉफिट्स एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप्स, सोशल ग्रुप को इनकी एडवाइजरी सर्विसेज का लाभ दे चुके हैं। और अंत में यही रिटायरमेंट जर्नी के दौरान जो इनका शुरू से एक पैशन रहा हुआ है लिटरेचर के बारे में, तो लिटरेचर में श्रीमान जसराज चोपड़ा कंटिन्यूसली बुक्स लिखते हैं। तो इनकी खुद सेल्फ ऑथर्ड बुक्स है। इसके अलावा ये बुक्स का ट्रांसलेशन करते हैं, तो गुजराती की बुक को हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी की बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो ही इज अ मैन हु नोज अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। तो ट्रांसलेशन सर्विसेज, उसके अलावा नई बुकों का निर्माण, और इसके अलावा अनगिनत लेक्चर्स, सेशंस, वर्कशॉप्स इनने फैसिलिटेट किए हैं। और इसी के साथ इनकी सोशल और स्पिरिचुअल जर्नी भी काफी अच्छी रही है। स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में भी ये बहुत सारी लीडरशिप पोजीशंस, अनेक मुख्य भूमिकाएं ये अदा कर चुके हैं, जो हम आगे के जर्नी में, आगे के इंटरव्यू में और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। सो नॉट जस्ट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस जो अभी आपको नमन ने बताई है, जो हमारे सर जसराज चोपड़ा ने अचीव करी है, ये तो इनके लाइफ में रहा ही है प्रोफेशनल सक्सेस, बट एट द सेम टाइम ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी उतने ही ग्राउंडेड रहे हैं और समाज सेवा के कार्यों में हर जगह आगे रहे हैं। ये स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज देने सिंगापुर, हांगकांग जैसे कंट्रीज में भी जाके और स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज इन्होंने दिए। ये बताता है कि ये एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी रहे हैं, ऑल राउंड पर्सनैलिटी रहे हैं, जो हर क्षेत्र में सक्सेसफुल हुए हैं। तो अब ज़्यादा मैं बहुत क्यूरियस हूँ इतना पूरा डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद। नमन ने जो अभी आपको बताया है, वी आर ऑल एक्साइटेड कि हम इनके लाइफ से और सीखें, और इस एज की इस पर्सनैलिटीज के साथ जो अनुभव शेयरिंग होने वाली है, जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होने वाली है, उस सबसे हम सारे जन फायदा उठाएं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। हम थोड़ा चाइल्डहुड पे ले जाते हैं कि बचपन से आप मतलब कैसे थे, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या आपको इंक्लिनेशन हुई, पढ़ाई में कैसे आगे बढ़े। तो थोड़ा चाइल्डहुड से आप आपकी जर्नी हमें थोड़ा शेयर करें। मेरा जन्म एक छोटे से गांव 4-5 हज़ार की बस्ती है, पचवदा सिटी जिला बाड़मेर में हुआ। अब वो बालोतरा जिले का भाग है। मैं 20 अगस्त 1933 को जन्मा था। 1.5 साल का हुआ तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। शादी से पहले मेरे पिताजी चले गए। अपनी बुझाइयों के सामने मैं बड़ा हुआ। तो मेरा जीवन एक संघर्ष और सफलता की कहानी है। बहुत कुछ मैंने झेला है, और झेल करके और उसको बर्दाश्त करके आगे बढ़ा। हमारे परिवार में 3री-4थी क्लास से ज़्यादा कभी शिक्षा नहीं हुई। अच्छा। मगर मैं और मेरे भाई साहब दोनों को
हमारे परिवार ने उचित समझा कि इनको जोधपुर पढ़ाया जाए। 5वीं तक पचवरा में प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ तक पढ़े। उसके पश्चात हम जोधपुर चले गए। जोधपुर में शिक्षा ग्रहण की। पहले सरदार स्कूल में रहा 6th और 7th, 8th 9th और 10th मैंने कुशलाश्रम में गुजारी। उसके बाद में SM के कॉलेज जो इंटर कॉलेज उसमें आया, उसका डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा। जसवंत कॉलेज में गया, मैं 3rd ईयर कॉमर्स का स्टूडेंट था। मेरे सामने MA हिंदी का विद्यार्थी चुनाव लड़ा था, मगर मैं उसके बावजूद हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी जसवंत कॉलेज जो पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी कॉलेज था उसका डिबेटिंग सोसाइटी प्रेसिडेंट बना। उसके बाद जब SM के कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बन गया तो मैं वापस उधर शिफ्ट हो गया। वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, प्रेसिडेंट भी रहा। इस तरह से जीवन को संघर्ष करते 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 भगवान ने सफलता प्रदान की। इंटेलिजेंट मैं शुरू से ही था, पढ़ाई में बहुत तेज था। डिबेटिंग का प्रैक्टिस मैंने 3rd क्लास से ही बोलना शुरू कर दिया था। अच्छा। इसलिए डिबेटिंग का मेरा कंपटीशन जो है शुरू से ही रहा है और आखिर तक रहा है, और अब तक भी उसको बराबर निभा रहा हूँ। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है, चाहे लायंस हो, रोटरी हो, महावीर इंटरनेशनल हो, भारत जैन महामंडल हो, जिसमें मैं चीफ गेस्ट के तरीके से, मेन स्पीकर के तरीके से नहीं बुलाया गया हूँ। जैसी जो कोई संस्था रही हो, हर संस्था में मुझे बतौर चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया है, मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है, और उस काम को मैंने बराबर बखूबी ईश्वर की कृपा से कईयों ने तो 2 3 4 बार बुलाया है। ऐसी बहुत सारे नगर हैं, इंदौर ने 6 बार बुलाया है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जाता ही रहा हूँ मैं, और सारी जगह दुनिया ने इतना सम्मान दिया कि जिसका मैं कोई आपके सामने वर्णन नहीं कर सकता कि कितना प्यार और कितना उन्होंने दिया है। तो इसमें यही जानना था, जैसे आप बता रहे थे कि आपके परिवार में 3री 4थी से अधिक कोई पढ़ा नहीं है, कोई नहीं, पर आपको और आपके भाई साहब को ये अपॉर्चुनिटी दी गई परिवार के द्वारा। तो आपको क्या लगता है, ये जो आपके अंदर जो जितना भी टैलेंट आया है, चाहे डिबेट का हो, ये लीडरशिप पोजीशन, इसके पीछे किसकी मुख्य भूमिका रही है? जैसे स्ट्रगल तो एक आपका मुख्य भूमिका रही है, पर ये लीडरशिप क्वालिटी आना के प्रेसिडेंट हमारे परिवार में प्रताप मल जी एडवोकेट थे, सिंह सभा जोधपुर के अध्यक्ष रहे हैं। इतना माननीय जिसे कहते हैं वकील रहा है कि उनकी अकेले की तस्वीर बार रूम में लगाई गई है, और अब सब तस्वीरें लोगों ने अपने पैसे से लगवाई है। अच्छा। वो इतना काबिल एडवोकेट था कि जिस केस में वो वकील होता, अकाउंट्स का कोई मामला होता, चाहे उसके खिलाफ ही हो, जजेस उनको बुला करके अकाउंट्स को समझते थे और सही सलाह दिया करता था। ऐसा आदमी था। हमारे घर में पंचायती उन्हीं की चलती थी। उन्होंने कहा इन दोनों बच्चों को पढ़ाया जाए, तो परिवार ने उनके आदेश को पालन करते हुए हम दोनों भाइयों को शिक्षा क्षेत्र में आगे डाला। वही हमको जोधपुर ले गए। शुरू के 7 दिन उनके घर रहे, उसके बाद कुशलाश्रम शिफ्ट हुए। इसलिए ये देन हमारे को प्रताप मल साहब की और मिश्री मल जी उनके छोटे भाई जो एडवोकेट थे उनकी रही है। तो मतलब वो प्रताप मल जी और मिश्री मल जी एक तरीके से जौहरी हो गए, जिन्होंने बचपन में ही आप लोगों को परख लिया। सर, ये आपके बारे में मालूम पड़ रहा था कि आपने शुरुआत में पहले CA की पढ़ाई करने के लिए शुरुआत करी थी, और वो आपने कंप्लीट करी या नहीं करी, और फिर आगे आप कैसे RAS में जुड़े, उसके बारे में आप थोड़ा सा लाइट थ्रो करें। ऐसा है कि मैं BCom करके जोधपुर आया, प्रताप मल साहब से मिला, क्योंकि परिवार का एक ही आदेश था, प्रताप मल साहब कहेंगे वो करना। उन्होंने कहा तुम आज इंडिया में सबसे नामवर कंपनी बाटले हुआ है, उस बाटली बॉय में तुम ज्वाइन कर लो कलकत्ता। तो मेरे साथ चले। मेरे पिताजी के मित्र, नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, वाइफ को याद होगा, आता याद पर मैं आजकल अब 92 साल की उम्र होगी, नाम भूल जाता हूँ। उनके पास व्यक्तिगत रूप से मुझे लेकर के गए। शाम तक मेरे बाटली बॉय के आर्टिकल तय हो गए। प्रताप मल साहब मुझे कहा कि भाई बहू रानी कहाँ, तब तक मेरी शादी हो चुकी है, शादी मैं 3rd ईयर में पढ़ता था तभी हो गई थी मेरी। तो बहू कहाँ है? मैंने कहा साहब नागौर में, मेरे फादर नागौर तैनात है, वहाँ है, एक बार जाके मिल के आ जाओ, क्योंकि फिर कलकत्ता जाने के बाद आना संभव नहीं होगा। मैं नागौर गया, वाइफ से मिल के आया, मेरे फादर से विदा लेके आया। वापस आकर उनकी सेवा उपस्थित हुआ तो पता नहीं क्या उनको जची। उन्होंने कहा भाई कलकत्ता जाना नहीं जचा, तुम्हारे फादर इन लॉ भी कलकत्ता गए थे,
मेरे फादर लोग उस वक्त BABL हैं, अच्छा। राजा बलदेव दास के सेक्रेटरी थे वो। उनको वापस लाने के लिए झूठ बोल करके उनके बड़े पिताजी बीमार है ये कर करा के वापस बुलाया गया और इसलिए कहा कलकत्ते जाने के बाद तुम वापस मारवाड़ आओगे नहीं, इसलिए हमारे ये चची नहीं, तुम तो लॉ करो, इंटेलिजेंट तुम हो ही, तुम अपने बड़े भाई जो मेरे से वो मीडियो करते पढ़ाई में, तो उनको कहना बालोतरा वकालत करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और तुम हाई कोर्ट में वकालत करना, तुम यही रहो। उनके कहने के बाद वो तो लास्ट वर्ड था, प्रतामुता कहने के बाद कुछ हो सकता नहीं था। ऐसी स्थिति में हम कलकत्ता जाते रुके, हमारी CA की पढ़ाई समाप्त हुई और लॉ का चालू एक जिसे कहते हैं इम्तिहान दिया, पास हो गए। फर्स्ट अटेम्प्ट में RS में बैठे, आगे RS में पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और सिलेक्शन होकर के और जब मैं विकास अधिकारी था अपने क्या नाम एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेक्शन हो गया 1956 में। 27 अगस्त 1956 को मैंने RS में ज्वाइन किया था और 63 में मैंने वापस जुडिशरी ज्वाइन की। 30 साल की उम्र। कैसे कि इसका भी एक किस्सा है कि मैं विकास अधिकारी जैतान था जिस वक्त का ये किस्सा आपने गोल्ड का सुनाया है जी। मैं SDM जैसलमेर रह चुका था, तो कोई मुलजिम की शिनाख्त की होगी, उसके लिए मुझे एविडेंस के लिए जैसलमेर बुलाया गया था। मेरे एक मित्र थे सातोर के जीवराज जी कानू को, वो भी RS में थे, मेरे से जूनियर थे 2 साल, पर वो SDM थे फलौदी में। उनके लड़का 12 साल बाद हुआ था। अच्छा। मैं जा नहीं पाया तो मेरे शौक था, इसकी वजह से उनके फंक्शन में नहीं जा पाया। हम साथ ही पढ़े हैं, साथ ही बड़े हुए, इसलिए उनसे बहुत प्रेम था। तो मैंने कहा एक बार फलौदी बच्चों को आशीर्वाद दे के जाएंगे। वहाँ उतरे, उन्होंने कहा आपने वो गजट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने कहा कौन सा गजट? कभी आया है कि वो जो RS में जो लोग डायरेक्ट रिक्रूट हैं और लॉ ग्रेजुएट हैं, तो क्रिमिनल पावर्स पहले RS के पास थी और सिविल पावर्स ही जुडिशरी के पास थी। मुंसिफ हुआ करते, मुंसिफ मैजिस्ट्रेट नहीं होते थे, मैजिस्ट्रेट RS में ही हुआ करते थे। अच्छा। तो इसलिए वो नोटिफिकेशन आया कि जो लॉ ग्रेजुएट हैं और डायरेक्ट रिक्रूट हैं उनको एक मौका दिया जा रहा है कि PSC में इंटरव्यू दे करके और वो जुडिशरी में आ सकते हैं। ओके। यदि मैं फलौदी नहीं उतरूं तो मेरे को न तो इस गजट का पता लगे न इस खबर का पता लगे जी। उसी वक्त वहां से फॉर्म लेकर के फॉर्म भर करके फलौदी के ही मैंने और जीवराज जी दोनों ने भेज दिया। दोनों का सिलेक्शन हो गया और मैं जुडिशरी में आ गया, क्योंकि मेरा कैरियर जुडिशरी का लिखा हुआ था। तो CA की पढ़ाई खत्म हुई, ये कैरियर लिखा हुआ था, तो RS की पढ़ाई समाप्त हो गई और जुडिशरी में आ गया। और आने के बाद मुंसिफ मैजिस्ट्रेट रहा, सिविल जज रहा, सिविल असिस्टेंट जज रहा, ADJ रहा, DJ रहा, और उसके बाद 85 में हाईकोर्ट जज बन गया। 95 तक 10 साल सर्विस में रहते हुए किसी आदमी जो डिस्ट्रिक्ट जज से जज बना है, किसी ने 10 साल हाईकोर्ट जजी नहीं की है। आई एम दी लोन एक्सेप्शन कि उसको 10 साल मिले इस बात के लिए, क्योंकि मैं उनके फर्स्ट बैच से सीनियर था। 49 के बाद 56 में सिलेक्शन हुआ था RJS का, वो मेरे RS के सिलेक्शन के बाद का था। और हमारे शर्त ये थी कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट RS विल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ अपॉइंटमेंट RJS, इसलिए मैं उन सबसे सीनियर। इसी वजह से मेरे को बहुत बड़ा फायदा मिला। मैं 10 साल हाई कोर्ट का जज रहा इसी वजह से। ओके। तो जैसा कि हम ये जर्नी में देख रहे हैं, आजकल एक यूथ को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हम करियर कौन सा चूज करें, एक क्लैरिटी नहीं आती है लाइफ में। तो जैसे बोला जाता है काउंसलिंग वगैरह से तो आप चीजें जान सकते हो, पर कभी कभार कोई चीजें हमें डेस्टिनी या प्रकृति के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए। इनके केस में दिख रहा है जैसे इनकी कोई इच्छा नहीं थी सबसे पहले CA करने की, इनके लिए डिसीजन प्रताप मल जी जो है वो इनकी लाइफ को डायरेक्ट कर रहे थे। तो कहाँ CA से हॉप होके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी RAS में आना, और फिर एक विजिट जो भी आपने जाननी है उससे जुडिशियल में आना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ज्यादा लोड मत लीजिए लाइफ में। कभी कभार जहां पे आपको पहुंचना है लाइफ ऑटोमेटिकली आपको वहां पर धक्का दे देगी, आप बस अपना पुरुषार्थ करते रहे, आंख और कान एकदम खुले रखे। और जैसा ये इसमें आ रहा था कि दोस्ती याराना जो हम बोलते व्यवहार उसको भी निभाते रहे। अगर ये हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से किसी का एक बच्चा एक शुभ ओकेजन पैदा हुआ है और वहां पे अगर ये प्रस्तुत नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते, ये बोलते नहीं मैं तो काम में बहुत बिजी हूं, आई हैव टू हैंडल माय वर्क माय करियर, और सोशल चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो आज हमें जो ये चीफ जस्टिस के रूप में मिले हैं और इनकी सेवाएं जो सरकार ने उठाई है वो शायद नहीं हो पाता। तो स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट ऑल्सो। अब क्योंकि अंकल आपने RAS के बारे में बताया ही कुछ,
तो ये 2 प्रसंग जो हमने सुने, जो आपको सिल्वर मेडल मिला सेंसस के कार्य के बारे में, इसके ऊपर आप थोड़ा विस्तार मैं करें। ये था जैसलमेर में सेंसस का वर्क पहली दफ़े हमारे कैरियर में आया था, मगर उसको इतनी कुशलता से निभाया कि जो सेंसस कमिश्नर थे राजस्थान के, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया। उन्होंने रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इनको सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मुझे इस कारण इनायत हुआ। तो मेरे काम से इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि इतना काम करने वाला, इतनी मेहनत करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा करके ये सम्मान मुझे तो मिला। आपने इसमें कुछ यूनिक स्ट्रैटेजीज या पॉइंट इंप्लीमेंट किए जिस वजह से कार्य इतनी कुशलता से हो पाया? काम को करने का एक तरीका होता है। जिस काम को आप पकड़ देते हो उसमें दिल जान लगा दो, इसके लिए संस्कार काम आता है। संस्कार काम में आते हैं। ओके, छोटी सी बात आपको बताता हूँ जी कि संस्कार कैसे लिए जाते हैं। मैं बहुत समृद्ध घर में पैदा हुआ था, उस जमाने का यूँ समझ लीजिए बहुत समृद्ध घर था मेरा, मगर हमको 15 दिन में 1 पैसा खर्च के लिए मिलता। अच्छा, 1 पैसा, 1 पैसा ओनली, 1 पैसा। हमने उस 1 पैसे को 4 पैसे इकट्ठे किए। एक मेरे पिताजी ने एक बर्फ वाला आया, वो गोला दूध वाला बर्फ बांटता है ना। अच्छा, हाँ, खाली तो सबको मेरे पिताजी एक साथ बिठा करके बांटा करते थे। इसी तरह से हर 15 दिन में जलेबी ला करके सबको बांटा करते। ओके, ठीक है। तो मैंने जो मेरे पास 1 आना था उसका अलग से बर्फ ले लिया। तो मेरे पिताजी ने कहा, अरे तू सबसे अलग अपनी बर्फ लेकर के क्या बताना चाहता है, तेरे को पड़ा कि हम क्या करें। उस दिन मेरे समझ में आया कि सामूहिकता क्या चीज होती है और किस तरह से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। यदि आप इतनी छोटी चीज का भी ध्यान नहीं रखोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। इसी तरह से मैं जोधपुर पढ़ने गया और वापस आया। मेरे पिताजी के कपड़े मैं ही धोया करता था। अच्छा, वो अंगरखी पहना करते थे। हाँ, अंगरखी जो होता है, उनके कम से कम 17 अंगरखियां थी। ये दिखा रहा है कि कितनी समृद्धता थी आपके घर में। समृद्ध तो खैर बहुत समृद्ध आदमी थे, बहुत मालदार आदमी। उस वक्त के जमाने में 2.5 लाख की उस वक्त उनकी उगाई थी। क्या और बात कर रहे हैं। काफी बड़ा काम था उनका। जी, बहरहाल जो भी हो, एक अंगरखी उनकी मेरे को धोने दी, वो थोड़ी सी कोनी से फट गई। मैंने उसको धो करके सुखा के छिपा दिया। क्यों, पिताजी के पास 17 अंगरखी, हम भाई कोई अंगरखी पहनते नहीं, तो अंगरखी किसके काम आएगी जी। तो मैंने उस अंगरखी को छिपा दिया। तो मुझे पिताजी ने अंगरखी ला, मैं इधर गया उधर गया, रखी तो मेरे हाथ से थी। मैंने उस अंगरखी को खोज के निकाला नहीं। तो मेरे पिताजी ने तुरंत कहा कि तेरे पे हम पैसे खर्च करके पढ़ा के क्या करेंगे, तेरे को कल की दी अंगरखी आज नहीं मिली, तो हमको क्या न्याय करेगा। तो मैंने उसी वक्त अंगरखी ला के उनकी सेवा में पेश की का अंदाजा। मैंने तो इसलिए अंगरखी छिपाई थी, ये थोड़ी फट गई है। तो मेरे पिताजी ने शिक्षा दी कि आदमी की परीक्षा उसके चरित्र से हुआ करती है, उसके कपड़ों से नहीं होती। क्या बात है। बनाओ तो अपना चरित्र बनाओ, कपड़ों की तरफ कभी ध्यान मत देना। ये शिक्षा उन्होंने उस वक्त दी थी और वो जीवन भर मेरे काम आई। और इसलिए मेरा जीवन सरल और सहज रह पाया कि मैंने उनसे ये शिक्षा प्राप्त की थी कि आदमी की कदर उसकी चरित्र से होती है, उसके कपड़ों से नहीं होती। उसने सेठ सेरेमल को कोई कपड़ों से नहीं पहचानता है और कोई आगे कपड़ों की वजह से नहीं लेता है, मेरी कुव्वत की वजह से आगे लेता है। ये शिक्षा मैंने जीवन भर याद रखी, आज तक याद रख रहा हूँ और उसके अनुसार चलने की कोशिश करता हूँ। ऐसे संस्कार जो होते हैं ना, वो आदमी को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं जी। तो आपके एक पिताजी का बहुत अपने लिए मत जियो, जियो तो औरों के लिए जियो और सबको साथ में लेकर जियो। ऐसे मत जियो, अकेलापन को छोड़ दो। ये जो संस्कार उन्होंने दिए हैं, ये उनकी देन है। बहुत जल्दी चले गए, मेरे शादी से पहले ही चले गए, सगाई करके गए थे। अच्छा। और शादी से पहले चले गए थे, मगर पर आपकी नींव को मजबूत करके गए, जिस वजह से इतना फला फूला में पेड़ मिला। तो आप देखिए स्वामी विवेकानंद की कहानी जो हमने सुन रखी है, वो आप अगर ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो छोटे छोटे संस्कार कैसे लाइफ में हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे नमन आपको स्वामी विवेकानंद की बात भी बता रहे थे, तो जब वो जा रहे थे विदेश यात्रा के लिए, तो कुछ जो फॉरेनर्स थे उनके बोट में, उनके साथ जो शिप में थे, उनका मजाक उड़ाते क्योंकि वो जो जिस तरीके का कपड़े पहनते थे, तो जो आप जानते हैं भगवाधारी जो हमारे संत होते हैं, उनके कपड़े मजाक उड़ा रहे थे, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स ही इज वेयरिंग,
और उनको लग रहा था कि इनको इंग्लिश आती नहीं है, बट वो जानते नहीं थे विवेकानंद जी क्या माहिरती थे इंग्लिश में। ये मैंने लिखा है। हाँ, आपने आपकी बुक में भी लिखा है। हाँ, जी, संस्करण में लिखा है आपके संस्करण में। हाँ, सिस्टर इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर यू लिव clothes count, in the part of the world where I live character count. Yes. तो बस यही जो आज के आपके उदाहरण से और आपके जीवन से हम सब आज के युग में जो पेरेंटिंग का कंसेप्ट है वो हम सबको समझना है, क्योंकि आज देखा जाए जितनी एक परिवार में समृद्धि या रिचनेस बढ़ती है तो आप देखेंगे वो बच्चों को एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा पैम्परिंग, और उनको 1 रुपए मांगते हैं तो उनको 100 रुपए दिए जाते हैं, उनको पास खर्च करने की कमी नहीं है, वो मर्सिडीज में जा रहे हैं, वो बड़े बड़े आईफोन्स लेके घूम रहे हैं, जबकि उनकी उम्र अभी इतनी कुछ है भी नहीं है। पर यहाँ आपको मिल रहा है कि संस्कारों की नींव कैसे मजबूत की जाती है और एक जीवन को कैसे बनाया जाता है। वो जीवन बनाने के लिए पेरेंट्स को कितनी अहम भूमिका जो निभानी है वो यहाँ पे हमें सीखने मिल रहा है, इसलिए पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी शिक्षा हमें मिल रही है। इस संबंध में एक बात कहना चाहूंगा जी। मेरे पिताजी के 5 लड़के थे। सबसे बड़े भाई साहब केशरी मल जी और मैं सबसे छोटा। 2010 संवत 2010 ओके 1953-54 हाँ 1950 में हम 5 भाई अलग हो। अच्छा। मगर आज 2081 है, परिवार में कोई काम मेरे बगैर पूछे नहीं होता है। कोई फंक्शन ऐसा नहीं जिसमें 16 मेरे भतीजे हैं उसमें से 14-15 हाजिर न होते हों, ऐसा संभव नहीं है। आज तक किसी भी संबंध की हाँ मैं देता हूँ और सारा परिवार एकजुट 2010 से 2081 हो गया है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, एक आज्ञा से चलता है। वो इसी वजह से चलता है, को पिताजी ने वो संस्कार दिए थे कि सबको लेके चलना। पहले मेरे बड़े भाई साहब ने वो नींव डाली और उसको मैंने पकड़ा और आज तक परिवार जुड़ा हुआ, आज तक। इसलिए ये संस्कार जो जोड़ने के हैं, हमारा कोई धंधा शामिल नहीं, हमारा कोई काम शामिल नहीं, सबके अपने अपना अलग काम है। और कहा 1953-54 का 2025, मगर आज तक परिवार जुड़ा हुआ है और एक आके से चलता है। एक हुक्म दे दिया उसके बाद कोई ना कहने वाला है ही नहीं। ये स्थिति इस वजह से है कि मैं सबको बराबर संभालता हूँ, सबके लिए खपता हूँ, सबको टेलीफोन करता हूँ, सबका काम करता हूँ और सारे लोग मेरी सलाह के बगैर कोई काम नहीं करते। ये आज तक निभ रहा है इतने वर्षों के बाद। आज के टाइम में जो हम देखते हैं कि परिवार पूरे बिखर रहे हैं, तो बोला जा सकता है स्थान और जगह से आपकी दूरी हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि आपके दिल में दूरी हो। ये अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग जगह रह रहे हैं, पर इनके दिल आपस में कनेक्टेड है, एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे हैं मेरे भतीजे सबसे बड़ा मेरे से 4 साल ही छोटा था। हाँ। मेरी भतीजी मेरे से 2.5 साल छोटी है और मेरे भतीजे जो अभी तक जीवित हैं वो खुद भी 80 साल के हो गए। मगर वही कायदा, वही कुरब, हर आदमी चरण छू करके ही, नमस्कार करके ही, वंदन करके ही परिवार में आगे बढ़ेगा। सुबह के वक्त में चाहे ये बच्चे हों और चाहे कोई हो, ये वंदन नमस्कार घर में मैंने ही चालू किया था। मेरा भतीज पाली गया था, वो ये वहाँ से पाली से संस्कार लेके आया, उसके हाथ जोड़ते देख करके मैंने तुरंत चीज को पकड़ लिया। उसने हाथ ही जोड़े थे, मैंने पैर पकड़ने चालू कर दिए और जब से मैं 55 था तब से पैर छूने शुरू किए। आज वो परंपरा आज तक बराबर नहीं बढ़ी। ये सवाल सिर्फ इतना ही, एक संस्कार को जीना पड़ता है। संस्कार न दिया जाता है न लिया जाता है, संस्कार को जिया जाता है और जीने में ही देना लेना होता है। जिस आदमी ने अपने बड़ों को प्रणाम किया है उसको बच्चों को ये नहीं कहना पड़ता ड्राइंग रूम में जैसा कर जैसा कर जैसा कर, उसको कहना नहीं पड़ता जाके पहले पढ़ते हो, क्योंकि वो देखता है। तो संस्कार को जीना पड़ता है, संस्कार देना लेना नहीं पड़ता है। इस बात को पूरा ख्याल में ले लें कि संस्कार को जिया जाता है, दिया लिया नहीं जाता। तो जैसा कि दूसरा आपका इंस्टेंस सुना था, ये जो गोल्ड कलेक्शन आपने हाईएस्ट किया, इतना छोटा सा शहर जैतारण, उसमें 10% पूरे राजस्थान का गोल्ड सिर्फ आपने इकट्ठा किया, तो इसके पीछे की कहानी है? ये प्रेम की बात है। मैं तो विकास सेठी कहते हैं, मेरे जुडिशियल से कोई ताल्लुक नहीं, मगर
जो जैतान के मुख्य वकील थे, जो मुख्य श्रेष्ठ थे, उनको सबको मैंने एकत्र किया। अच्छा, एकत्र करके उनसे प्रेम से बात की कि मैं कहा देश पे ऐसी आफत आई है, अपने को गोल्ड एकत्र करना है और अपने को समाज की मदद करनी है। सारे लोग 1.5 महीने तक मेरे साथ, रात को हम करीब 2 बजे आते थे। अच्छा, रात को 9 बजे निकलते थे, 2 बजे आते थे, गाँव में मीटिंग करते, वहाँ मीटिंग करके लोगों से कलेक्ट करते थे और एक बैग में भर के, मेरा एक AHO था मुसलमान, उसको रात को 2 बजे मेरी बाहर देखता था, उसको ले जाके बैग सौंप देता था। और मेरी वाइफ ने कभी मुझे ठंडा खाना नहीं खिलाया। रात को 2 बजे गर्म खाना स्टोव पे, स्टोव होता था तब गैस तो होती नहीं थी, स्टोव पे मुझे कभी आज तक उसने ठंडा खाना नहीं खिलाया। और मैं 2 बजे खाना खा करके सोता था, सुबह लाके बैग मुझे सुपुर्द कर देता, मैं पंचायत से दे देता था। SDM साहब, तहसीलदार साहब और जितने भी अधिकारी थे, इंस्पेक्टर पुलिस वगैरह, वो सब हमारे साथ चलते थे, क्योंकि ऐसा प्रेम था आपस में, ऐसा मेल था हमारा आपस में कि एक दूसरे को लिए एक दूसरे को पूरा झुकते थे हम। विनम्रता के अलावा कोई काम होता नहीं। घमंड में आदमी मरेगा ना, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। जितने आप सहिष्णु बनेंगे, सहनशील, और जितने आप विनम्र बनेंगे, उतनी जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन की सफलता के 4 ही सूत्र हैं: सरलता, सहजता, सहिष्णुता और विनम्रता। 4 चीजें इसके जीवन में होगी, जीवन में कभी कष्ट नहीं पाएगा। मेरा जीवन सदैव सात्विक और सरल रहा है, मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं। इतने कठिनाई मैंने सर्विस में भी झेली हैं, मगर कभी विचलित नहीं हुआ। विचलित होकर के मैं चाहे चीफ जस्टिस भी हो, उसको जवाब दे सकता था और दे के आया हूँ मैं जवाब। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है। मैं उम्र में छोटा था, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा जो सिलेक्शन था उसके पहले RJS के 49 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई थी, तो जो लोग RJS में आए थे वो मेरे से 4-4, 5-5 साल बड़े थे। अच्छा, उम्र में वो बड़े थे, पर आप थोड़ा हाईकोर्ट में मैं कहना नहीं चाहता, पर एक वक्त आया था जब जातिवाद चलता था। ओके। तो कुछ लोग एक जाति के थे जिन्होंने, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे जगत नारायण सिंघल साहब, उनको भरा करके उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह से उनको पहले जज बना दिया जाए, क्योंकि वो पहले रिटायर हो जाएंगे। तो चीफ जस्टिस जगत नारायण ने मुझे बुला करके कहा कि चोपड़ा, तेरे क्या फर्क पड़ता है, तू तो फिर भी डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा, फिर क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि एज आपके मैंने साथ उनको एक उदाहरण दिया, मैं कहा सर, यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, जस्टिस छंगानी जस्ट नेक्स्ट है, ही इज एल्डर टू यू बाय 2 years. If you make him the chief justice and work as administrative judge, you will still become the chief justice. Will you like this? ये कहकर मैं बाहर निकल गया। मगर वो भी इतना बड़ा आदमी था कि उसने 2.5 साल रहने के बावजूद कभी मेरा इंस्पेक्शन नहीं किया, कभी मेरा बुरा नहीं किया। उसके समझ में आ गया कि लड़के ने बात बहुत खरी कही, तो खरी बात कहने में मैं कभी हिचकिचाया नहीं। ऐसे ही मैं भरतपुर सेशन जज था, एक मर्डर केस हुआ था, बहुत फेमस मर्डर केस था, छोटू मर्डर केस। उसमें सिंघल साहब के एक दोस्त थे, कर्नल साहब, वो अपना आप बहुत 30 मार्क का समझते थे, क्योंकि सिंघल साहब की चलती बहुत थी राजस्थान हाई कोर्ट में। एक रोज मेरे चैम्बर में आए और मुझे कहे, साहब इस आदमी को आप बेल दे दो। मैंने उसको गेट आउट कर बाहर भेज दिया, सीधा जोधपुर गया और सिंघल साहब से निवेदन किया, मैं साहब कृपा करके ऐसे दोस्त नहीं रखें जो कंटेस्टेड मर्डर केस में डिस्ट्रिक्ट जज की चैम्बर में आकर के हिमायत कर लें और उसको कह दें कि इसकी बेल ले लो। वो मेरा मुंह देख कर फक रह गए और मैं उठ के रवाना होकर आ गया। तो इसलिए कभी डर मुझे लगा नहीं, सच्ची बात कहने में मैं कभी घबराया नहीं, और आज तक सच्ची बात करने में कभी मुझे डर आता नहीं। तो आप देख सकते हैं ये फियरलेस एटीट्यूड जो सर के जीवन में रहा है, और जो जैसे केसेस अभी ये बता रहे हैं, मतलब कोई भी आज के जजेस के लिए भी या फिर आज के लॉयर्स के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है कि वो अपनी इंटीग्रिटी या फिर ऐसे कोई अगर हाई प्रोफाइल कुछ सिफारिश आ जाए, वहां पे वो खुद को कैसे बचा सकते हैं या कैसे खुद की इंटीग्रिटी को मेंटेन रख सकते हैं या सिफारिश नहीं कर सकते हैं। बट ये फियरलेस एटीट्यूड और मुंह फट बोलने वाला जो एटीट्यूड है जो इनके जीवन में रहा है, मात्र मुंह फट नहीं है, प्रेम का भी। प्रेम का भी। जब मैं हाईकोर्ट जज था तो मेरा नाम ताजसी रख छोड़ा था सब लोगों ने। अच्छा। मगर मेरे बगैर पूछे न तो कोई किसी फंक्शन में न कुछ करता था, ताजसी से पूछ लो, वो कहे जैसा करेंगे। रिस्पेक्ट। और हमारे वक्त में ये प्रेम था कि किसी जज को बुखार भी आ गया, कुछ भी हो गया, यदि वो नहीं आया है
तो कोई भी जज शाम को अपने घर डायरेक्ट नहीं जा सकता था। अच्छा। सबकी गाड़ियां लग करके पहले उस गज के घर जाते थे, उसकी जो भी तकलीफ होती उसको दूर करके फिर अपने घर जा पाते थे। ऐसा वातावरण ने बना रखा था। मैं क्योंकि बाजार का खाता नहीं, इसलिए हमारे यहाँ पर चैम्बर में घर से बन के चीजें आती थी कि चोपड़ा साहब बाजार का नहीं खाते हैं। पहले लेडीज को इतला कर देती थी कि आज घर से बन के जा रहा है, आप सब आ जाओ। तो हमको नोटिस लगाना पड़ता था कि आज कोर्ट 2 बजे नहीं 2:30 बजे बैठेगा, सब साथ बैठ कर खाना खाते थे। और इतना प्रेम का वातावरण तब भी रखा था। उसके बाद वो रह नहीं पाया, पर रहने के लिए मैंने कहा ना खपना पड़ता है, एक दूसरे की तकलीफ देखना पड़ता है, और खपे बगैर काम होता है नहीं। मतलब छोटा था उम्र में, सबसे छोटा था मैं, मगर फिर भी नाम ताजश्री रखा हुआ था मेरा। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन याद आ रही है, द लीडर वर्क्स फॉर द टीम एंड द टीम डजंट वर्क फॉर द लीडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द लीडर हैज वर्कड फॉर द टीम। इन्होंने दिन रात, ये जो भी लीडरशिप पोजीशंस पे रहे, चाहे वो चीफ जस्टिस रहे, चाहे वो पहले इनके परिवार में रहे, जहां पे भी रहे, ये सारे जनों के लिए झुके हैं। इसलिए जो बड़े हैं उनका रोल, या फिर जो लीडरशिप रोल में है उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी टीम को कैसे लेके चल रहे हैं, वो कितना आगे होके उनके लिए प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक एक को तवज्जो दे रहे हैं, साथ में मिलके भोजन कर रहे हैं। ये छोटे छोटे चीजें हैं कहाँ महानता में लेके, क्योंकि जहां नमन ने क्वेश्चन तो उससे शुरू किया था कि कैसे वो 1/10 हिस्सा इन्होंने पूरा गोल्ड कलेक्शन कर लिया। इंपॉर्टेंट आंसर वही है। एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको, जो राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहले कभी हुई नहीं है। मैं चूंकि सीनियर मोस्ट जज था जोधपुर में, सिंघल साहब हमारे चीफ जस्टिस थे, या तो उनके रिटायरमेंट पे या मेरे रिटायरमेंट पे हमारा जो फेयरवेल हुआ है उसकी गाड़ी जजेज ने चाबी बंद करवा के न्यूट्रल में लेकर के, और फंक्शन की जगह थी वहाँ से गेट तक जजेज धक्का देकर के लिखे। 2 ही आदमियों के मामले में जीवन हुआ, ऐसा कभी पहले कभी हुआ नहीं, और बाद में कभी हुआ नहीं। तो वो मेरे चीफ जस्टिस थे, उनकी गाड़ी और या मेरी गाड़ी, इसके बाद आज तक किसी गाड़ी को किसी जज ने चला करके गेट तक पहुंचाई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए ये सब चीजें ऐसी है जिसके लिए खपना पड़ता है। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू केयर फॉर अदर्स। विनम्रता जब तक नहीं होगी तब तक आप बड़े आदमी बन ही नहीं सकते। बस सहिष्णुता और विनम्रता, सहने की शक्ति होनी चाहिए। कोई कुछ कहे परो मत को, डोंट केयर, बस अपना काम किए जाओ और अपने आगे बढ़ते जाओ। बस परिवार में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे क्रिटिसाइज भी किया, पर मैं उन सबको लेकर चला और आज तक चल रहा, इसलिए परिवार जुड़ा हुआ। तो जैसा आपने कहा सर कि आपका जीवन बहुत ही सात्विक रहा, विनम्रता से युक्त रहा, सहन शक्ति आप में बहुत डेवलप रही, और बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट इनके लाइफ में रहा है कि हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, नो नॉनसेंस एटीट्यूड, है ना, ये सारे जो एक गुण इनके लाइफ में रहे हैं। तो सर इसका एक तो फैमिली वैल्यूज आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे हैं संस्कारों ने, और भी ऐसी कोई चीजें हैं जो आपकी नींव बनी हो, जो आपके संस्कारों की नींव रही हो, जिससे आपका ये निर्माण हुआ हो? ऐसा भैया, मेरा जन्म बाधवावधी चौदस का है, पर्युषणों की चौदस जो है उसका मेरा जन्म है। अच्छा। इसलिए धर्म के संस्कार मेरे में स्वाभाविक यूनिवर्सल है, स्वाभाविक रूप से आ गए, प्रकृति ने देखे। मैं जब छोटा था तब भी बराबर साधु संतों के जाता था, मेरे पिताजी जाते थे, मुझे साथ में ले जाते थे और बराबर जाया करता था। तो ये संस्कार मुझे बचपन में मिले। जब मैं कुशलाश्रम में गया 6ठी क्लास में जी, तो हमारे मार साहब देवीचंद जी जैन थे, पाली के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कौन लड़का खड़ा होकर के 7 दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता। ठीक है, मैं खड़ा हुआ, 7 दिन के लिए मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया, और आप मानेंगे नहीं कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई, 13.5 मतलब 13वीं क्लास 14वीं क्लास में शादी हुई है मेरी, 13वीं में सगाई हुई थी, 14वीं में शादी हुई, तब तक मैंने हॉस्टल में रहते हुए सदा सौगंध पाई, हॉस्टल में रहते। क्या बात है। इसके बाद जब शादी हुई तो 5 दिन रात के रखे थे महीने में, और फिर मैंने 4 महीने रात की सौगंध पालनी शुरू की। जब मैं डिस्ट्रिक्ट जज बना तो हर पार्टी में कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज को जाना पड़ता है, तो मैंने
2 महीने कर दिए सावन भादों के, शेष के लिए 5 दिन की छूट दे दी। और उसके पश्चात जब वापस जज बना तो 5 दिन बाहर रखते हुए सदा सौगंध ले ली। और जज रहते हुए मेरे बड़े बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बाल बाल बच गया। उस दिन से वापस मैंने रात की सौगंध ले ली, जो आज तक पाल रहा हूँ। 85 साल की उम्र तक मैंने रात को न दूध पिया है, न चाय पी है, न दवाई ली है। 85 के बाद बच्चों के कहने से मैंने ये बाहर रखा है। मगर 1944-45 से लेके आज तक सावन भादे में रात को मैंने नहीं खाया। 1944-45 से लेकर आज तक। और मेजर पीरियड मेरा सदा सौगंध में गुजरा। वो इस वजह से गुजरा है कि मेरे में इस बात का संकल्प था कि मुझे धर्म को जीना है। हस्तीमल जी महाराज साहब हमको पंच भाइया कहते थे। मेरा परिवार मूल में समर्थमल जी महाराज के संप्रदाय का परिवार था। रत्न उनके भी रतन चंद जी हुए थे जो वहाँ पर खींचन में रहे थे। ये संप्रदाय परदेशी संप्रदाय है। खींचन का संप्रदाय तो 28 साल तक खींचन में स्थायी रहे, उस वजह से हुआ। इनके कुल 5 ही साधु थे और कुछ साधवियाँ थी। मगर मेरे को आचार्य हस्तीमल जी का ऐसा वरद हस्त स्नेह मिला कि मैंने चूँकि हस्तीमल जी के आमना को स्वीकार कर दिया, सारा परिवार उसमें चला गया। एक मेरे भाई साहब चंपालाल जी का परिवार अभी भी समर्थमल जी की मान्यता रखता है। बाकी केसरीमल जी, चंदनमल जी, पूनम चंद जी, मैं सब हम हस्तीमल जी महाराज के शिष्य हैं। उसी में रह रहे हैं, उसी में जम रहे हैं। आचार्य श्री का पता नहीं क्या था और क्या नहीं था, ईश्वर जाने। उनका जो वरदस्त था, मैं बीच में जा नहीं पाया। 5 चिट्ठी आई महाराज, 5 चिट्ठी आई। हाँ 5 चिट्ठी आई, आओ दर्शन करो। मैं भी चकित रह गया कि महाराज 5 चिट्ठी लिख रहे हैं बराबर। मैं भाई साहब पास गया, उन्होंने कहा भाई आचार्य हस्तीमल जी ने लिखा है तो तुमको जाके दर्शन करना चाहिए। मैं गया, वहाँ एक भंडारी जी थे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ नाम भूल जाता हूँ आजकल, नाम की भूल पड़ जाती है। उनके घर ही ठहरा। मेरी शक्ल जो उनकी वाइफ थी उसके फादर से मिलती थी, तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल पिताजी मान करके मेरी सेवा की, मैं हम दोनों की। और उस दिन का दिन है, रात का दिन है, फिर कभी छोड़ा ही नहीं आचार्य। बराबर जाता आता रहा, हर काम में मदद देता रहा, हर काम करता रहा उनका। वाइफ का सबसे बड़ा रोल ये है कि आनंद महाराज के जाता नहीं था। अच्छा। जो आज हमारे समाज का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, महाराज के नहीं जाता था। एक दिन लेके गई, पीछे बैठ गया। मेरी वाइफ पियर से तेरापंथी, स्ट्रॉन्ग तेरापंथी, मगर उसने सब कुछ छोड़ दिया मेरे पीछे। आचार्य हस्तीमल जी की परम भक्त बन गई। और सरदार तो आचार्य से विराज रहे थे। आचार्य के पास गई, निवेदन की, जी छोरा आपके पास आता नहीं है, इसको आशीर्वाद मिलना चाहिए। आचार्य से व्याख्यान खत्म हो गया, पाटे पे विराजे रहे। जब सब भीड़ चली गई तो अपनी जगह से उठे, जाके आनंद के सिर पे एक हाथ रखा। वो दिन है, आज का दिन है। आनंद ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अच्छा। पूरी जिंदगी लगा दी उसने जी, समाज की सेवा में और संघ की सेवा में। वो एक हाथ जो ऊपर रखा गया था, वो ऐसा रखा गया है, वो तो आदमी इतना मान पुरुष था, उसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो कितना मान था। तो उनका एक हाथ सर पे रखने के बाद सारी इसलिए वो महापुरुष थे। उनकी बात कुछ और ही थी, जिनका ये जिक्र करे। मतलब वहां बैठ करके इतने दूर दक्षिण में 5 चिट्ठियां भेजनी एक नादान आदमी के लिए, मतलब कितनी बड़ी बात है। मतलब जी, मैं भी चकित रह गया। मैं कोटा या था, 5 चिट्ठी आई। मैं भाई साहब के पास गया, मैं कहा क्या करूं? कह नहीं क्या करता, जा तुरंत जा। जैसा कि वापिस से बताए जा रहे हैं, तो ना सिर्फ वो गुरु अस्थि ने इनके जीवन को डाला, पर जैसे बता रहे हैं इनके बड़े सुपुत्र साहब जो आनंद जी चोपड़ा हैं, जो अभी करंट में रिसेंटली नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, रत्न संघ के रूप में उनका चयन हुआ है। वो बच्चा जो कभी सानक में जाता नहीं था, जो बैक बेंच में बैठा था, जिसमें एक माँ का रोल प्ले हुआ, तो माँ तो लेके गई गुरु के पास और फिर गुरु ने ऐसा संभाला कि वो आज के टाइम में प्रेसिडेंट के रूप में इस संघ को आगे लीड कर रहे हैं। तो ये पावर होती है गुरु की, और उसके पीछे का हाथ होता है माता पिता का और आपके फैमिली के सपोर्ट का। शेखर रोज सामायिक करता डेली जी, मेरे को देख करके। मैं तो करता ही करता हूँ सामायिक है, मगर
मैंने 5 समय का नियम लिया था चंपाला जी महाराज। ओके। मगर वो बढ़ते बढ़ते 12-13 तक भी चला गया था, पर अब 9 से 11 समय रोज कर पाता हूँ। तो ये सब उनका गुरुदेवों का पुण्य प्रताप है, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, पर सब उनकी कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है, बस बात है। ऐसा कोई सर आपको आपके आरएस के कार्यकाल में ऐसा कोई प्रसंग याद आ रहा हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो हम सबको और इंस्पायर कर सकता हो? मैं बहुत स्ट्रिक्ट हाकिम था। ओके। बहुत कड़क था, क्योंकि चरित्र बहुत मजबूत था जी, तो इसलिए बड़ी कड़की से काम लेता था। जैसलमेर में ढिलाई बहुत ज़्यादा थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान में शादियाँ हो जाती, सब कुछ हो जाता, लोग लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते थे। क्रॉस बॉर्डर, हाँ, क्रॉस बॉर्डर सारा चलता रहता था। स्ट्रिक्ट होने के नाते जो लोग इस तरह के कामों में संलग्न थे, उन्होंने एक लाल स्याही से लिख करके चिट्ठी लिखी और घर पे पोस्ट की कि हम आपका वही हाल करेंगे जो डॉक्टर सोनी का किया। डॉक्टर सोनी ने जैसलमेर में ऑपरेशन किया था, उसमें जैनिस की डेथ हो गई। उनको अपने घर से जोधपुर से ले जा करके दोरों में मार डाला गया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपका वही हाल किया जाएगा जो डॉक्टर सोनी का किया गया है। खून की चिट्ठी आपको गई। हाँ, दोरों में गया हुआ था, शाहगढ़ के दोरों। घर आया, बाहर वो मेरा नौकर और 2 जन लड़की लेकर के तैनात रही है। मैं कहा इसकी क्या जरूरत है कि साहब अंदर फादर। अंदर गया तो वाइफ ने चिट्ठी दिखाई। मैंने वो चिट्ठी ले जाकर 2 कोर्ट में पढ़ दी। मैंने कहा मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि जो डॉक्टर सोनी का हाल हुआ वो मेरा भी हो जाए, मगर मैं अपनी लाइन छोड़ने वाला नहीं हूँ। एसपी को वो चिट्ठी भेज दी, कलेक्टर साहब को इतला कर दी, और वो दिन है रात का दिन है, मैं तो जिंदा हूँ, मगर लिखने वालों का क्या हाल हुआ होगा वही जाना है, उनका काम जाना है। ऐसी 2-3 धमकियाँ मुझे आमतौर से मिली हैं। जब मैं एडीजे धौलपुर था, एक केस में मेरे खास मित्र हैं, मेरे सहपाठी थे, उन्होंने सिफारिश की, एक कोई पद्मश्री थे उनकी वजह से, पर मैं टच से मस हुआ नहीं। तो जब मैं धौलपुर से भरतपुर जा रहा था सेशन जज बन के प्रमोट होकर के, तो मुझे धमकी मिली कि आपको पेट्रोल पंप पे गोली से मार दिया जाए। अच्छा। तो गाड़ी जो पेट्रोल पंप था राइट हैंड साइड में था, और मैं कार में लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में सीट पर बैठा करता हूँ, तो वो उसको डायरेक्ट उसके पड़ता नहीं था। तो मेरी फिएट गाड़ी नहीं ली हुई थी, उषा की शादी तब की थी 73 में, और 73 में 74 में सेशन जज भरतपुर चला गया। राजस्थान की सबसे बड़ी जजशिप थी भरतपुर, जो मेरा पैलेस सेशन जज है और राजस्थान की सबसे बड़ी सेशन जज है। 16 लाख की तो थी भरतपुर की, और 11 लाख की पॉपुलेशन थी सवाई माधोपुर की। 27 लाख की कोई सेशन जज नहीं थी। ओके। पहला पोस्टिंग मेरा बतौर भरतपुर सेशन जज हुआ था। तो मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तब ली थी मैंने, उषा की शादी में गाड़ी ली थी, फिएट गाड़ी मिल गई थी मुझे। तो मैंने ड्राइवर को मेरी जगह बिठाया और मैंने कहा भाई वो जो पेट्रोल पंप है वो उधर पड़ता है, तो मैं ड्राइवर की सीट पे बैठूंगा और पेट्रोल पंप के सामने मैं गाड़ी चला के निकलूंगा। सारा परिवार साथ था, हम जा रहे थे। किसी की हिम्मत और औकात नहीं हुई कि वो मेरे हाथ भी लगा सके। और उसके बाद फिर एक तरह से भरतपुर से रह गया और जगह भी रह के आ गया मैं, पर मेरे को किसी ने जान का खतरा नहीं आया। ऐसे ही मैं डीलर सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन था, तो लोग अटैचियों में रुपये ले लेकर घूमते थे कि हमको पेट्रोल पंप मिल जाए। तो मेरी वाइफ इतनी तेज थी कि उसने झटके से सबको निकाल दिया। एक एडीजे साहब थोड़े से बेईमान थे, एक आम की पेटी लेके आ गए घर पे। एडीजे मेरी वाइफ ने खड़े खड़े उनको घर से निकाल दिया। कृपा करें, हम आम खाते ही नहीं हमारे आम की शौक है, हम आम नहीं खाते हैं, आप तो पधारो पेटी ले। अरे साहब बड़ी मुश्किल ले रहे हैं और ये उसने मुश्किल और नहीं मुश्किल, आप घर से बाहर चले गए। उनको तुरंत एडीजे को जो चीफ जस्टिस का खास प्रिय था घर से निकाल, इतनी स्ट्रिक्ट रही है। आप ही नहीं, मतलब उनकी ईमानदारी की मिसाल ये, मैं उनकी वजह से ईमानदार हूँ मैं। मतलब ये बहुत बड़ा योग है। मैं पहली दफे 63 में बम्बई गया, मैंने एक साड़ी खरीदी 16 रुपये मुझे। ओके। उसके बाद मुझे एक साड़ी 21 रुपए की पसंद आ गई। मैंने दूसरी साड़ी ली तो बाजार में रोने लगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, आप 2-2 साड़ियाँ मेरे लिए ले रहे हो, बाजार में रो।
तो ये घर मैं तो लाके तनख्वाह उसको सौंपता था, ता जिंदगी उसको सौंपी, जब तक वो लिख पाती थी तब तक तनख्वाह उसी को लाके दी। मैंने कभी अपना पास पैसा नहीं रखा, मांग के लेता था उससे। जो खर्चा चाहिए वो मैंने उससे मांग के लेता था, मैंने कभी अपना पैसा नहीं रखा। मगर उसको चिंता थी कि 2 साड़ियाँ खरीद ली, ये कैसे चलेगा। तो सर आजकल तो मामला बड़ा उल्टा है। आज तो मांग का हिसाब। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ ईमानदारी की, उस औरत ने आज तक शादी के बाद मेरे से कोई मांग नहीं की, एक गहने की मांग नहीं, कोई साड़ी की मांग नहीं किया तो मैंने किया है, उसने आज तक कोई नहीं मांगी। और मैंने सिर्फ जीवन में एक बार घर से पैसा मंगवाया था, जब मैंने भरतपुर स्टेशन से रहते हुए 4000 में एक फ्रिज लिया था, मेरे पास 4000 थे नहीं, तो इसीलिए मैंने घर से पैसा मंगाया था 1500 रुपये, और बाकी 25 रुपये मेरे देकर के वो फ्रिज लिया था मैंने। बाकी नौकरी के काल में एक पैसा घर से नहीं मंगाया। तो इससे समझ में आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि पुराने जमाने में या आज भी थोड़ा मेल शॉविनिज्म होता है, पर इनके टाइम में देख रहे हैं जो इतने बड़े ओहदे पे थे, पर इनकी जो हम आजकल मजाक में बोलते हैं कि हमारी जो वाइफ होती है वही होम मिनिस्टर होती है, तो इनके एक्चुअल में वही होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास ही थी। और ये जैसा बोल रहे हैं कि हम तो उनसे सिर्फ पॉकेट मनी लेते थे, उस हिसाब से खर्चा निकालते थे। दूसरा बोला जा रहा है कि किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है, ईमानदारी प्रिंसिपल्स पे वो कायम रह पाए, तब जाके इनके अंदर इतनी निडरता, इनके एथिक्स ये अपनी प्लेस में रहे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। इसीलिए शायद ये कहावत बनी है। उसका सबसे बड़ा योगदान है घर पे आया हुआ कोई भी आदमी। मेरे पिताजी की शिक्षा थी कि तुम्हारे पास कोई आता तुमको लाख का समझ का आता है, 1.25 लाख का करके भेजो, तुम आदमी हो, वरना तुम आदमी नहीं हो। अच्छा। मेरी औरत ने चपड़ा सी भी आया तो कभी उसको बगैर चाय पिए घर से नहीं भेजा, कभी नहीं भेजा। पुलिस वाले छोटे छोटे जगहों पे मैजिस्ट्रेट रहा हूँ ना, तो रिमांड के लिए आते थे, खाने का कोई होटल तो काम होता नहीं था, तो उनको सबको खाना देते। उस सिपाही को भी उन्होंने भूखा नहीं भेजा कभी भी घर से। ये उसका संस्कार रहा है, ये उसका बड़ा भारी योगदान। ये नहीं है कि भाई उस मामले में कोई कमी की हो, बाकी खर्च व्यक्तिगत भले कम कर दो, पर आए गए के सम्मान में जो मेरे पिताजी की शिक्षा थी कि 1.25 लाख कर भेजो, उस शिक्षा को उसने ता जिंदगी निभाया, जिया उन्होंने पूरा उस चीज को, ता जिंदगी निभाया, इसमें कोई शक नहीं। ये सब उसका कंट्रीब्यूशन। तो इससे बच्चों को संस्कार देने का, करने का, सारा डांटती थी, डपटती थी, कुछ भी करती थी, इतनी स्ट्रिक्ट थी अपने जीवन में कि इसकी वजह से बच्चे सब सुधर गए। सारा भगवान की कृपा से सारा काम चल गया। ईमानदारी में नौकरी कर ली। मैंने कभी मेरे बच्चों को अलग से रह करके पढ़ने नहीं भेजा। क्या मैं रहा हूँ, मेरे बच्चे पढ़े, जिस स्कूल मेरे उसी स्कूल पढ़े। इसलिए परिवार इस तरह से चला है कि अपने जो है उसमें संतोष करो और उसके आगे बढ़ो बस। तो इससे ये सिद्ध होता है जो कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ऑलवेज अ वुमन। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। एंड ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, जैसा इनके केस में आपको मिल रहा है कि कहीं भी वो विकल्प ही नहीं रहा कि मैं कुछ झूठ कर दूं या मैं कुछ गलत पैसे ले लूं। वो इसलिए भी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि घर पे कोई डिमांड्स नहीं थी। राइट। सेकंड, ये उस लाइफ में बहुत सेटल्ड थे कि हम कम में खा लेंगे, हम कम में संतुष्ट रह जाएंगे, हमारी नीड्स को लिमिटेड रख लेंगे, बट गलत पैसा घर में नहीं लाएंगे। ये अगर हम तरीके से रहने के लिए तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, तो मेरे ख्याल से देश में करप्शन जैसी चीज का नामो निशान खत्म हो जाए अगर ये लाइफस्टाइल हम जीवन में। मुझे जीवन में कोई अफसोस नहीं है, बहुत सारा सरल जीवन रहा है मेरा, एकदम सहज जीवन रहा है, किसी तरह की डिमांड मेरे कभी रही नहीं, और बहुत सादगी से जीवन जी लिया, और बहुत ठाट बाट का और बहुत इज्जत का जीवन जी लिया। मुझे कोई गिला शिकायत जीवन से नहीं रही। सर, ऐसा कोई केस आया हो जहां आपको बहुत ज्यादा ही रिवॉर्ड्स दे रहे हो या बहुत सारा आपको लालच दिखाया गया और आपके मन में वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना लोभ या लालच, वो कहीं ना कहीं बीच में तो एथिकल डिलेमा आ जाता है, नैतिक दुविधा आ गई हो, ऐसा कभी आपके जीवन में कुछ आया हो? कभी आया, ख्याल ही नहीं है। ख्याल ही नहीं आया? ख्याल ही नहीं आया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ऐसा ख्याल ही कभी नहीं आया। और मैं मेरे को तो मालूम भी नहीं, उसने वो एडीजे को आया क्या हमकी पेटी वाले निकाल दिया यार। तो ये बोला जा रहा है कि इनकी स्क्रीनिंग एक फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ था इनके पास पहुंचने के पहले
इनकी जो वाइफ थी वही पहले रिजेक्ट कर लेती थी, तो वो प्रपोजल्स ही वहां तक नहीं पहुंचते थे। बहुत बड़ी मेरा पहला पोस्टिंग डीडवाना था। निडरता की बात करता हूँ आपको। मुझे बताया गया, उनके जो मेरे से पहले जिस मकान में रहते थे, गली में अकेला मकान था। तो उन्होंने कहा रात को जो नीचे टाँका बना हुआ है, इस पे रात को आके भूतड़ियाँ नाचती हैं। अच्छा, ठीक है, नाचती। मैं अकेला आया था। उषा का जन्म हुआ था मार्च के महीने में, डीडवान ज्वाइन किया था। तो अकेला आया, वाइफ पचवदरा थी। मेरा एक नौकर था भंवरजी नाई। ऐसा नौकर मिलना मुश्किल है। इतना संवेदनशील था, इतना जैसे कहते हैं फरमा बरदार था, उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। हमारी ज़िंदगी था, जब तक जिया मेरे साथ बराबर उससे संबंध रखा, क्योंकि मैं तो एक डीडवाने में रहा था, उसके अलावा तो मैं अकेला था। उसने कहा था मैं यहाँ सोऊंगा। मैंने कहा मैं तुमको सोने नहीं दूंगा। अच्छा, मुझे भूत से मुलाकात करनी। अच्छा। तो वो 10:30-11 बजे मैंने उसको बाहर निकाला था। 12 बजे तक बाहर बैठा रहा, 12:30 बजे बैठा रहा। फिर सो रहे आदमी ऊपरी का जो है गड़बड़ है, ये मानता है नहीं। तो बेचारा घर चला गया। अब भागा 4 बजे वापस आया। 4 बजे उसने ठप की। मैं गरीब सोया हुआ था, मुझे ध्यान नहीं। 5 बजे ठप की, मैं जगा नहीं। 5:30 बजे उसने ठप की, कौन का मैं बबरू। तो उसकी जान में जान आई कि जिंदा तो है। मैंने दरवाजा खोला, क्या अगर को मैंने कहा मेरे को कोई भूत नहीं मिली, कोई भूत मिला। मैं तो आनंद से सोया और बढ़िया नींद ली। तो बिल्कुल चिंता मत कर। डर मुझे कभी आया ही नहीं। डर नाम की चीज मेरे जीवन में कभी। तो इसका कारण क्या रहा, मतलब इसका सीक्रेट क्या है? क्योंकि ये देखो भाई, एक तो परिवार के संस्कार होते हैं, चरित्र होता है। बस निडरता मेरे में शुरू से ही रही। कभी नेचुरल रही है, मतलब ऑलवेज आई हैव बीन ए लीडर ऑफ द स्टूडेंट, लीडर ऑफ वो आपकी प्रोफाइल में इसकी वजह से कभी भी मेरे को कोई वो मन में कभी सेकंड थॉट आया ही नहीं रहता। कभी आया किसी से नहीं डरा। हाँ, किसी से नहीं। तो एक तो ये हो गया कि लोग जो भी ग्रीड है वो तो आपके पास नहीं आई, पर जैसा हम जानते हैं कि ये कम्युनिटी में भी आपका फ्रेंड सर्कल लेके फिरे सूटकेस। हाँ, वाइफ ने उनको कहा कि तेरे को जेल भेज देंगे, तू भाग जा यहाँ। हाँ, मेरे तो खबर ही नहीं कर देती थी। वो बाहर घूमते थे ना, सूटकेस लेकर के जी। डीजल पेट्रोल का तो हर एक को चाहिए था। डीलरशिप, सही बात है। डीलर सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन था। तो वो सूटकेस ले लेके घूमते थे, सबको भगा देते। यही भगा दे, मेरे तक तो आने नहीं देते। तो उन्होंने देख दिया तेरे को तो सीधी जेल भेजेंगे। ये भाग गया। हाँ, नजदीकी मत जाना उनके। हाँ, बहुत खतरनाक। ये तो हो गया जो बाहर वालों के साथ डील करने का है। एक दूसरा हमारे पास, जैसे आपने बताया कि आप बहुत सात्विक प्रामाणिक रहे हो शुरू से, तो जो हमारे पास वाले यानी हमारे जो मित्रगण हो गए, जिस सोसाइटी में हमारी उठ बैठ होती है, तो ये प्रोफेशनल लीगल फील्ड देखा जाता है, इसमें भी कहीं ना कहीं एक कल्चर होता है कि वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, या कभी कभार ड्रग्स का भी सेवन होता है, जो हम आज के टाइम में भी देख रहे हैं। तो इस उठ बैठ जो आपका लाइफस्टाइल एक सर्कल रहा है, उसके बीच में ये सात्विकता को आपने कैसे मेंटेन किया? मैं ऐसी नैतिकता से जिया हूँ कि मेरे से बड़े भी मेरे से शंका खाते थे। मेरे सामने कभी किसी ने न शराब पी, न मांस खाया। हाई कोर्ट जजेज तक ने भी मेरे सामने नहीं खाया। अच्छा, कभी नहीं। अलग से टेबल लगवा के अलग जाके खाते थे। मेरे सामने किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो मेरे सामने शराब पी सके या मांस खा सके। कभी नहीं, नेवर। अपना अपना चरित्र में स्टूडेंट लाइफ में ही अपने से बड़े 3-3, 4-4 क्लास बड़े लोग भी शंका खाते थे। सामने बीड़ी सिगरेट नहीं पीते कभी। आपने खुद को कैसे कंट्रोल कर लिया? मतलब जैसे ये मुझे कंट्रोल आपको कभी देख के ऐसा मन नहीं हुआ कि बहुत संस्कार मिले मुझे, ईश्वर जाना है। मेरी माँ ने ऐसा कुछ दूध में पिलाया होगा, कुछ दिया होगा, पर मुझे कभी भी मतलब मेरे से बड़े लोग शंका ही खाते थे या डरते थे शंका खाने के। शंका खाते मतलब एक जिसे कहते हैं लिहाज रखते थे। चौड़ा साहब आउट ऑफ रिस्पेक्ट, था, इसलिए था। या तो मैं सबसे प्रेम करता था, सबका काम करता था, सबके काम आता था, ये कारण हो सकता है। खेर से ही लीडर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स का, इसलिए उनको ये भी रहता था भी लीडर। हाँ, तो ऐसी दृष्टि में दूसरा जो कॉलेज का स्टाफ होता था वो मेरे पे बड़ा मेहरबान रहता था, कारण क्या इसकी वजह से मेहरबान रहता था। तो सब लोगों को था कि भाई चोपड़ा साहब से नाराजगी मूल लेना,
उचित नहीं है। ऐसे ही पता नहीं अपना आप ही वतीरा पड़ा, मैंने कोई मेहनत नहीं की इसके लिए, अपने आप ही हुआ ये सारा, मेरे को इसके लिए खपड़ा नहीं पड़ा। अब वो अपना आप ही को चरित्र ऐसा रह गया, वो तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका मेरा हाथ की बात नहीं थी, बट इट वाज ऑल नेचुरल, आई डिडंट मेक एनी एफर्ट फॉर इट। सो जहाँ लाइफ में निर्विकल्पता रहती है, चॉइसलेसनेस रहती है, वहाँ ऑटोमेटिक थिंग्स हो जाती है, आपको ज्यादा टेंशन आपके दिमाग में नहीं आती। आप जैसे भूत भूतियों के पास भी रहते हैं तो आराम से आपको नींद आ जाती है, बिल्कुल कोई फियर ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है लाइफ में, तो ये बहुत जीवन को आसान कर देती है। सर, आपने आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब के बारे में भी हमें बताया कि वो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, आपके एक जीवन के गुरु रहे, तो उनके लाइफ रिलेटेड या उनके कोई की एग्जाम्पल्स जो आपके हृदय में बस गए हो और जिसने आपकी जीवन को दिशा दी हो, ऐसा कोई की इंसिडेंट? वो शख्स भक्तों का भगवान था। मेरी हाईकोर्ट जजशिप में लोगों ने बहुत अड़ंगे लगाए, उसको इस बात की चिंता थी मुझे ये जो अपना मंत्र है ना, क्या नाम, भक्तांबर, उसका एक श्लोक का पाठ करने को दिया, और स्वयं ने चिंता की कि हाईकोर्ट का जज बनना चाहिए, प्रामाणिक और नैतिक है, ओके, बना दिया। ये उनकी ही कृपा है, उनके मन का संकल्प था कि ये काम होना चाहिए, हुआ। अच्छा, उनको चिंता थी, मुझे इतनी चिंता नहीं थी, मैं तो वैसे भी डरता रहता था, कोई खास बात थी, मगर उनको पूरी चिंता थी कि इस भक्त का काम होना चाहिए। भक्तों के भगवान थे, भक्तों के भगवान, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कहाँ क्या जरूरत है। जैसे इनको संकेत दिया प्रमोद मुनि ने आपके पिताजी को कि गुरु हस्ती का ये आदेश है कि जयपुर रहो, तो ये संकेत वो स्वयं देते थे। उनको अपना आप चिंता थी कहाँ क्या करना है, अपने भक्तों की वो जितनी चिंता करते थे उसका कोई अंदाजा नहीं है। जैन एकता पे बोलना है, क्या करना है, वो खुद निर्देश देते कि आज जैन एकता पे बोलना। अच्छा, खुद आगे चल के, क्योंकि मैं बोलने वाला था, बोलते ही थे लोग मुझे, तो अपनी तरफ से वो कहते थे आज इस बात में बोला, आज इस बात में बोलना, इतना वो निर्देश अपना आप दे दिया करते। असीम कृपा थी मेरे पे, बहुत ज़्यादा कृपा थी, बहुत ज़्यादा कृपा थी। सो सर, अभी तक हमने आपके चाइल्डहुड से लेके आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में आपने बहुत सारे उदाहरण हमें बताए, तो उसके बाद आपने चीफ जस्टिस तक हाई कोर्ट में सर्व करा है, तो उस दौरान आपके लाइफ में ऐसे कोई लैंडमार्क केसेस, जजमेंट्स जो आपके दिल में आज भी छाप छोड़ते हैं और जो नए यंग लॉयर्स को या फिर आगे जो जजेस हैं उनको भी एक मार्गदर्शन आज भी दे सकते हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक लैंडमार्क केसेस आपके दिमाग में हो जो आप शेयर करना चाहेंगे? केसेस तो याद नहीं रखे जा सकते हैं क्योंकि इतने सारे केसेस डिसाइड किए हैं कि उसका कोई अंदाजा ही नहीं है जी। मगर मेरा कोर्ट एटमॉस्फेयर सदा ही टेंशन फ्री रहा है। ओके। वकील ने कभी ये महसूस नहीं किया कि भाई इनके कोर्ट में जाकर के टेंस हैं, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। एक बार ये उदाहरण हुआ था, एमपी हैं, वकील हैं, नई वकालत चालू की थी, थोड़े से गुस्से में आए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैं मुकदमा का फैसला तथ्यों के आधार पर होता है, आवाज़ को तेज करने से मुकदमा के फैसले नहीं होते। उनका सीनियर फौरन खड़ा हुआ, माफ़ी मांगी, बच्चे हैं, जोश में जाते हैं, आप माफ़ करें। उसके अलावा मेरे और कोर्टों में वकील काम करते हुए जब फ्री होते तो मेरे कोर्ट में आके बैठ जाते थे, कारण का हंसी खुशी का वातावरण रखता था। अच्छा। मेरा कोर्ट का वातावरण टेंशन फ्री रहता था, कभी भी किसी को मैंने टेंस न तो होने दिया, होने की किसी ने कोशिश भी की तो मैं ऐसी छोटी सी पिन चुबाता था कोई। हाँ, जैसे उदाहरण छोटी सी पिन है कैसे? मैं जैसे एक बार ये आर.एम. लोढ़ा साहब जो चीफ जस्टिस रहे हैं, लास्ट केस मेयर दवे साहब की बेंच थी, तो आपस में एक दूसरे से करने लगे। मैंने कहा ऐसा करें, आप दोनों आपस में पहले निबड़ लें, इसके बाद फिर हम बहस सुन लेंगे। अच्छा। ऐसे शांत हुए, तुरंत सारी बहस करके निकल गए। ऐसे बहुत सारे हंसी खुशी के केसेस होते हैं, तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर आप यूज कर लेते हैं। लगा था मैंने किसी को सजा भी दी है तो वो कोर्ट से हंसता हुआ कैसा हुआ, इतना तो मेरा बनता है। कभी किसी ने मुझे बददुआ देकर के कोर्ट से नहीं, क्या बहुत बड़ी बात है साहब, ऐसा कभी सुना ही नहीं हमने। कभी नहीं, नेवर। क्योंकि
हमारे ऐसा है देखो, वातावरण खुश इसलिए रखता था कि मुझे मेरे मुकदमे का फैसला करना नहीं, वकील को वकील के मुकदमे का फैसला करना नहीं, वो भी दूसरों के लिए लड़ रहा है और मैं भी दूसरों केस डिसाइड कर रहा हूँ, फिर हम लड़ के करेंगे। तो मैं वातावरण को इतना उन्मुक्त रखता था, खरा आदमी फ्री होकर के हर बात कह सकता था, प्रेम से कह सकता था। नए वकीलों को मैं पूरा टाइम देता था, तैयार होकर नहीं आता था दूसरे दिन देता, मैं तुम तैयारी कर, अच्छा तुमने इस पॉइंट पे तैयारी नहीं की है और लॉ देखो, देख कर क्या होता कि क्या खड़ा हो जाए। पुराने वकीलों के तो उनके पास बहुत सारे मुकदमे होते, उनको कोई परवाह नहीं होती। नया वकील जो है खड़े होने के लिए उसको पूरा सपोर्ट होना चाहिए कोर्ट का, तो कोर्ट उसको पूरा सपोर्ट कर। मैंने नए वकीलों को इतनी सहायता दी है कि वो आज भी याद करते हैं कि आपकी वजह से खड़े हो गए। मतलब वो मैं नयों को सबको पूरा मौका देता था कि वो खड़ा हो सके और पूरे प्रेम से सबसे व्यवहार करता था, किसी को मैंने झिड़का नहीं वगैरह नहीं, कुछ नहीं। एक उन वकील साहब को ये कहना पड़ा मेरे को कि भाई ये मुकदमे के फैसले आवाज़ तेज आवाज़ से नहीं होते हैं, तथ्यों के आधार पर होते हैं, नहीं कहना पड़ा, बाकी कभी कोई कहना नहीं पड़ा। एक साहब जो है कोई लॉ की बात कर रहे थे, मैंने उनसे इतना सही कहा, मैं कहूँ मुकदमे के तथ्यों की भी 2 मिनट बात कर लें, तो वो भी हंसी और खट से कहा था एक डेट ली, तो तथ्य उनके भी शायद देखे हुए नहीं थे, तो डेट लेकर आकर दूसरे दिन फिर बहस कर ली। और कभी मैं टेंस वातावरण कभी कोर्ट में रखा ही नहीं। मुकदमे तो इतने सारे फैसले, हर बेंच में बैठा हूँ, ऐसा कोई केस ऐसे ही फुल कोर्ट के निर्णय दिए हैं। एक मुकदमा आज भी याद है, एक परिवार के 2 भाई थे, एक भादरा का रहने वाला था, एक जाके बस गया था हिसार में। बाप बेटे आए, अपने ही भाई के परिवार के 8 लोगों को कत्ल कर, एक 3 साल की बच्ची खाड़ के नीचे चली गई, वो बच गई, रोई नहीं डर के मारे। उस 3 साल की बच्ची ने ये बयान दिया कि ये वो लोग थे। उन दोनों बाप बेटों को मैंने जिंदगी में फांसी की सजा दी थी और सुप्रीम कोर्ट तक बात रही, लिमिनी में खारिज। बाकी मैं आमतौर से फांसी की सजा कम देता हूँ, जैन आदमी हूँ, तो मेरे फांसी 1-2 बार ही फांसी की सजा दी। वैसे कोई बहुत ही गंभीर मुकदमे होते हैं तो फांसी की सजा देता हूँ, वरना देता नहीं। मेरे दिन में 1-2 मौके आए होंगे और इसके अलावा कोई मौका नहीं आया। पर वो एक केस था जिसमें हम 2 जज थे, एक का आइडिया और था, एक का आइडिया और था। मैंने तो हम दोनों ने मिलकर कहा ये फैसला लिखना, फिर उनके पता नहीं क्या फाइल पड़ी होगी, उनको कुछ दूसरा विचार आ गया, दूसरा फैसला लिख के भेज दिया। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, अपन ने तो तय किया उसका वापस मैंने फैसला लिखा, फैसला लिख करके उनके लिए भेजा। उन्होंने 40 दिन लगाए फैसला दस्तखत करने, मगर वो फैसला जिस दिन सुनाया सुप्रीम कोर्ट में जाते ही लिमिनी खारिज, मतलब सुनवाई के लिए मंजूर नहीं हुआ। तो ऐसा है, अपने को निरपेक्ष होकर कहीं भी काम करो तो उस काम में सफलता मिलती। मेरे बहुत कम जजमेंट होंगे जो किसी ने अपोज किया हो या कि कोई उनमें लॉ ले डाउन किया हुआ कभी बदला गया हो, ऐसा बहुत कम हुआ। ये जरूर है मेरे में एक खराबी थी कि मैं ईमानदार और बेईमान में फर्क करता, बेईमान को मैं बख्शता नहीं था। क्योंकि मुझे अब इसका अफसोस है कि उनका दिल दुखाया, मैंने माफी मांगता हूँ रोज उनसे, मगर संसार में रहते हुए व्यवहार निभाना पड़ता है, फर्ज निभाना पड़ता है, कर्तव्य निभाना पड़ता है। आप ऐसी कुर्सी में बैठे हो कि आप बेईमान या ईमानदार को एक तोल से नहीं तोलते, उनमें फर्क डालना बहुत जरूरी है। और वो कर्तव्य समझ करके मैंने किया, कोई उनके प्रति मेरा आज भी वैर भाव नहीं, विरोध भाव नहीं है, पर उनकी ACR में उनमें जो भी मेरे को लगा, उनका जो मुझे सही लगा वो मैंने उनके लिए कर दिया। पर वो आज भी उसके लिए आत्मा कल्पती क्यों किसी का दिल दुखा है, मगर वो जरूरी था। क्योंकि यदि अच्छे और बुरे में आप अंतर नहीं डालोगे तो अच्छाई की जीत कैसी। इस वजह से उनको मैंने हर तरह से तरजीह दी। ईमानदार आदमी मेरी बेडरूम में आ सकता था, मेरे से मिल सकता था, बेईमान ड्राइंग रूम में भी नहीं बैठ सकता, अंदर भी कुछ नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा एक प्रश्न ये आने वाला था कि कभी धर्म संकट वाली जैसी सिचुएशन आपके पास आई? धर्म संकट की स्थिति है, ईमानदार आदमी को पूरी छूट थी, घर में कहीं आओ कहीं जाओ, ईमानदार उसके खुद को लेना देना नहीं। और बेईमान को मैंने कहा ना, मेरे को तक भी नहीं आती, वाइफ भी निकाल देती। मेरा तो बका ही दूसरा, मैं उनको कभी ड्राइंग रूम में नहीं बिठाया, बेईमान को बाहर बिठाता मुंडे पे, ड्राइंग रूम में नहीं कुछ।
तो इनके इंस्टेंस से वो सीखने को मिल रहा है। एक जो कॉन्फ्लिक्ट कभी कभार मन में आता है, जैसे आप इनके वचनों से सुन पा रहे हैं कि इनका आज भी दिल दुखता है कि भले ही वो बेईमान इंसान है, पर मेरी जजमेंट से उसको दुख हुआ होगा और इनने वर्ड यूज किया, आज भी उनसे क्षमा याचना करते हैं, ये मनी मन से डेली करते हैं। आज तक किसी का मैंने कोई अहित किया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ मान मोड़ चिक्कुत चपार से बंधन नमस्कार करूँ, उनसे क्षमा मांगता हूं। आप खुद देख पा रहे हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे बोल रही है। इसका मतलब क्या है, पर्सनल लाइफ में आपके कुछ अपने व्यक्तिगत प्रिंसिपल हो सकते हैं। जी, मेरी आत्मा अपनी और कुछ मेरा नहीं है यार, न धन न संपत्ति न जायदाद। मैं तो इसीलिए विसर्जन में लगा हुआ हूँ कि भाई जो काम हो जाए अपने हाथ से कर लो। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि कभी कभार पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में आने लग जाते हैं कि मेरा एक पर्सनल खुद का व्यू पॉइंट है, पर जैसा इनने बताया अंकल ने कि पर्सनल में तो मेरे को बहुत दुख लगता था, एक बेईमान के साथ मैंने किया इसलिए क्षमा याचना कर रहा हूँ, पर जब आप जिस कुर्सी पर हो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, तो आप जज बन करके बैठे हो, तो इस तब का धर्म ये कहता है कि आपको जस्टिस करना है आपके रोल, आपके जॉब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसलिए उसके तहत उन्होंने ये कठोर जजमेंट दी, पर अंदर से तो दिल इनका रोता ही था, विच शोज की प्रोफेशनल इंटीग्रिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर इन जॉब, व्हेन यू आर इन बिजनेस, आपको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा खुद के व्यक्तिगत अपने प्री कंसीव नोशंस को, और एक आपका जॉब, आपका बिजनेस क्या डिमांड करना है, उसके लिए हार्श जजमेंट्स लेनी है तो वो लेनी पड़ेगी, वो भी हमारा धर्म कहता है। इसी के साथ अंकल अगला प्रश्न ये आ रहा है, आपको कुछ ऐसा इंस्टेंस कभी आपकी जुडिशियल लाइफ में आया जब आपका मन कुछ और कह रहा है और आपका दिमाग कुछ और कह रहा है? यानी मान लो कोई केस आ गया तो हमने जहां तक जाना है, लॉ में जो भी चीज चलती है इट इज एविडेंस बेस्ड, प्रूफ होना चाहिए। आप जब दलील सुन रहे हो, आपको मालूम है यार ये व्यक्ति तो पूरा ईमानदार है, ही इज नॉट गिल्टी, वो आपने जज कर लिया उसको अंदर से, पर जो फैक्ट्स एविडेंस आ रहे हैं वो उसके अपोज में जा रहे हैं, वो उसको गिल्टी प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे समय में आप आपकी दिल की सुन के उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे, या आपके पास जो तथ्य है वो आधार है उसके ऊपर आप उसको गिल्टी? जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ है, ओके, कानून के अनुसार न्याय है, इसलिए जो कानून कहता है वही न्याय करना पड़ता है। व्यक्तिगत राय इसमें कुछ भी माने नहीं रखती है, न रखनी चाहिए, ना रखनी चाहिए, क्योंकि इस व्यक्तिगत रूप से आप अपनी चीज उसमें घुसाना शुरू कर दोगे। कोर्ट में घुसते ही मुझे मालूम पड़ जाता था कि किस नियत से घुसा है, अच्छा, किस चरित्र का आदमी है, क्या बात है, मगर उसका मैं अब मुकदमे पे असर नहीं आया। सावधान हो जाता था कि भाई इसकी बात को सामने सुनना, क्या करना क्या नहीं करना है, मगर कभी भी जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ है, कानून के अनुसार न्याय करना पड़ता है। आप व्यक्तिगत क्या सोचते हो ये जज की जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं है। करुणा इमोशंस नहीं आते थे यार? मेरे को लग रहा है शायद इसके पास अच्छा रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट नहीं है, या इकट्ठा नहीं कर पा रहे। यदि उसका केस सही होता था तो जितनी हो सके मदद करने की कोशिश करते थे जी, सजा कम कर दें और कुछ कम कर दें, रिलीफ जितना दे सकते हैं देने की कोशिश करते थे, मगर अन्याय नहीं कर सकते। न्याय तो कानून के अनुसार ही करना पड़ता था। व्यक्तिगत पर्सनल इमोशंस उसमें लॉ के फील्ड में काम नहीं आते, न लाने जाए, क्योंकि इट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। जब राजस्थान हाईकोर्ट बना तो उसका निरीक्षण करने आए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और एक चीफ जस्टिस चागला था, वहाँ देखा तो कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने कहा हु सेज इट्स ए कोर्ट ऑफ लॉ, कानून के अनुसार न्याय करने का मंदिर है। जस्टिस होगी कि नहीं इसकी आपकी गारंटी नहीं। अमेजिंग, इट्स ए कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट ऑफ जस्टिस। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट का नाम बदल के जस्टिस वाला हटाया गया। अच्छा, ये तब उसके बाद ये फेरबदल हुई है। हाँ, कि जरूरी नहीं है कि ये जजमेंट के बाद मारवाड़ का जो चीफ कोर्ट रहा उसमें लिखा हुआ था कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने अंदर घुसते का हु सेज कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, तो कानून का न्याय, जो हमारी जुरिस्प्रूडेंस है वो कानून के ऊपर आधारित है, उसी के अनुसार न्याय करना पड़ता है। आपकी व्यक्तिगत राय कोई माने नहीं रखती। जैसे सर अभी लॉ की बात चल रही है तो उस पर थोड़ा और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको ऐसा कुछ लगता हो जो करंट अभी लीगल सिस्टम है या जुडिशरी सिस्टम है उसमें आज के पर्सपेक्टिव में कुछ बदलाव या कुछ चेंजेस जो आपको लगता था कि पहले होते थे अब नहीं है, ये मिसिंग है, या इससे हमारी जुडिशरी और इम्प्रूव हो सकती है, न्याय प्रणाली और अच्छी हो सकती है? भाई पहले वकीलों में जजों में बहुत शालीनता थी,
वो भी नियमों से बंधे हुए थे, एटिकेट से बंधे हुए थे, कोड मैनर से बंधे हुए थे। आज फ्री फॉर ऑल हो गया। लोग सब अपनी अपनी बात को घुसेड़ना चाहते हैं, जज भी घुसेड़ना चाहते हैं, वकील भी घुसेड़ना चाहते हैं, स्वार्थार्थ सर्वोपरि हो गया। ऐसी स्थिति में जो भी कानून बने वो ऐसा स्ट्रिक्ट बनना चाहिए कि आदमी कानून से इधर उधर हो नहीं। न्याय की जो व्यवस्था पहले लोगों में जो बर्दाश्त थी, पहले लोगों में जो लिहाज था, जो मुरावत थी, वो अब रही नहीं। बाप बेटे में नहीं रही है, भाई बहन में नहीं रही है, भाई भाई में नहीं रही है, सब जगह बिगाड़ हो गया है। ऐसी स्थिति में जो भी कानून बने वो ऐसा बनना चाहिए कि हर आदमी को न्याय मिल सके। अब वो समाज की परिस्थितियों के आधार के ऊपर, क्योंकि कानून चलता डाल डाल, आदमी चलता पात पात, रास्ते निकाल लेता, मिलावट के उधर के बहुत सारे जी गंदगी फैलाता रहता है। मगर उन सब गंदगियों को कैसे बंद किया जाना चाहिए, किस तरह से प्लग किया जाना चाहिए, उसमें मात्र कानून का ही रोल नहीं है, कानून को पलवाने वालों का भी रोल है। अब पीडब्ल्यूडी हो कि पुलिस हो कि जुडिशरी हो या कोई डिपार्टमेंट सपोर्टिंग बॉडी, जब उसका अमला ही बेईमान होगा तब ईमानदारी से लाएंगे। इसलिए कानून ही नहीं, कानून को पलवाने वालों का भी चरित्र जो है अच्छा होना चाहिए। उनको अच्छी तनख्वाह दो और फिर जो जरा सी भी बेईमानी खबर मिले कर भेज। वो आदमी समाज के काम का नहीं, तो उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो आदमी कम से कम ईमान, उसको पूरी तनख्वाह दे रहे हो। हमने नौकरी शुरू की 285 रुपए, आज चपड़ासी को वो लोग 40,000 रुपये देने की सोच रहे हैं। सही बात है। 40,000 हमारी जज की तनख्वाह नहीं दीजिए। मैं देता तो मेरी चीफ सेक्रेटरी के साथ 3,000 थी और मेरी 3500 थी। मैं लॉ सेक्रेटरी में 2800 रुपये फिक्स पे थी मैं। आज चपड़ासी की तनख्वाह 18,000 और 40,000 करने की सोच रहे हैं। जब इतनी तनख्वाह दे फिर बेईमानी किस बात की? इसलिए जरूरी यह है कि इस ईमानदारी के कंसेप्ट को भी पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ लागू किया जाना चाहिए। मात्र कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, कानून पलवाने वालों को भी ईमानदार रखने के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं फैसले लेने पड़ेंगे और लोगों को घर भेजना पड़ेगा। आराम से काम करो ईमानदारी से, नहीं तो पता रोकने। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, ये आपका पूरा करियर हमने डिस्कस किया, राइट फ्रॉम स्कूल, स्टूडेंट लाइफ, एकेडमिक सर्विसेज, जुडिशियल लाइफ। इसके साथ साथ जो अब आजकल एक चर्चा चलती है वर्क लाइफ बैलेंस की, आपके ये सब पॉडकास्ट में हमने जाना कि आपने परिवार में भी पूरा प्रेम बना के रखा है, इसलिए डिसीजन मेकिंग अभी भी आपकी चलती है। आपका आपके कलीग्स के साथ भी पूरा प्रेम था, तभी उन्होंने आपकी गाड़ी को न्यूट्रल में डाल के उनने स्वयं धक्का दिया है। मतलब आपने दोस्ती याराना भी अच्छे से निभाया, आपने आपके स्टाफ को भी संभाला है। आपका हाईएस्ट गोल्ड कलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे भी आपका प्रेम पूरा था, तो मतलब आपने आपकी कम्युनिटी को भी अच्छे से संभाला है, गुरुओं के पास भी गए हैं, समाज में भी पोजीशन लीड की है। तो ऐसा कोई भी लाइफ, कोई भी स्फीयर ऑफ लाइफ नहीं है जो आपके साथ मिस हुआ हो। तो इतना काम करते हुए आपने ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन किया, जो आजकल नहीं हो पाता है? हम सिर्फ काम 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 में लगे हुए रहते हैं। जीवन में सरलता और सहजता रहती, सब काम स्वतः होते, एफर्ट नहीं करना पड़ता है। आदमी एक फ्लो की तरह बहता चला जाता है। बस आपके चरित्र में सरलता होनी चाहिए, आपके शरीर में सहजता होनी चाहिए। दो चीजें आपके जीवन में होंगी तो आपकी लाइफ में कभी समस्याएं आएंगी नहीं। दूसरे दो सूत्र मैंने आपको बताए, वो सहिष्णुता के और विनम्रता के। भाई चार चीजें जीवन में ले आओ, कभी कोई समस्या आती नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम खड़ी होती नहीं, व्यक्ति जीवन में कोई कष्ट आता नहीं। लोगों को टाइम कैसे गुजारे, ताश खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कभी ये काम किया ही नहीं, मैं सामायिक करता रहता हूँ, स्वाध्याय करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, आचार्य सिमल जी का शिष्य हूँ। सामायिक और स्वाध्याय हमने ऐसी पकड़ाई है, मैं बराबर उसको आज भी बराबर कर रहा हूँ और अपना काम पूरा चल रहा है। मुझे कभी समय की कोई कैसे गुजरा है इसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं, आराम से जीवन गुजर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। घर में मैं कहूँ पूछ के मालूम करना पड़ता है
मैं अपनी जगह बैठ के अपना काम करता रहता हूँ, अपने समय करता रहता हूँ। पहले थोड़ा ज़्यादा स्वाध्याय कर पाता था, पर अब लेंस लगने के बाद आधा पौन घंटे ज़्यादा एक बार एक साथ नहीं पढ़ पाता हूँ, तो थोड़ा आंखों को रेस्ट देकर फिर पढ़ता हूँ। तो जैसी शरीर की परिस्थिति 92 साल की उम्र है, उसका जो उम्र का असर तो है, तो हर चीज़ आता ही आता है जी। बाकी मुझे कोई कठिनाई नहीं है। माला, परोपकार, पवित्रता, ये जीवन के सूत्र हैं जिनको लेके चल रहा हूँ, और जहाँ तक हो सके, जितनी हो सके लोगों की मदद की जाए, उनकी जिनको इसकी जरूरत है। बिल्कुल। और उन लोगों के मार्फत जो पैसे को सही जगह लगा। सो जैसे आपने कहा सर कि आप 92 साल के, दैट इज 92 ईयर्स के, और हम जैसे बहुत सारे ऑडियंस वालों के लिए तो एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि हम शायद 92 तक भी जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, पता नहीं 60-70 भी क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन वगैरह वगैरह सारी चीज ऐसी है। भाई ऐसा है, मैं बचपन से माइल रेसर था। हाँ, 1 किलोमीटर में रोज दौड़। अच्छा, माइल रेसर। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर रोज दौड़ता। हाँ, डेली 10 किलोमीटर घूमता था, 7 किलोमीटर सुबह, 3 किलोमीटर शाम। अच्छा, एवरीडे 10 किलोमीटर वॉकिंग। हाँ, कसरत करता था। 7 बजे का कोर्ट था तो भी मैं 4:10 में मैं रोड पे होता था। क्या बात है। और आकर के एक समाई करके फिर कोर्ट जाता। अच्छा, धर्म भी, स्पिरिचुअलिटी को भी संभाल देते हैं। एक समाई किए बगैर तो कभी कोर्ट गए। अच्छा, 1 घंटा घूम के आता था। 3.5 किलोमीटर पड़ता है यूनिवर्सिटी का गेट मेरे बंगले से, वहां जाकर के 7 किलोमीटर आता। शाम को 3 किलोमीटर मेरी वाइफ के साथ घूमता था और वर्जिश भी करता था, वो करता, सब कुछ करता था। पर सारी काम नित्य है। आप के जीवन में सरलता हो तो सब चीज़ अपना आप नित्य। और मैं कभी 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ कोर्ट में। यदि मेरे डीबी है और मेरा जूनियर जज आ गया है 2-3 मिनट लेट भी, तो मैं चैम्बर में घूमना शुरू कर देता था। कोर्ट में कह देता है 5 मिनट बाद बैठूंगा। और मैं कभी अपनी तरफ से आज तक कभी लेट हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। सोशल फंक्शन में भी नहीं हुआ। कोई आवे चाहे नहीं आवे, मैं टाइम से पहुंच जाता। किसी ने आने का समय दिया तो मैं समय के पहले यहाँ के ड्राइंग रूम में मिलूंगा, उसको सामने बैठा हुआ मिलूंगा। So the man of principles, the man of कैसे अपने जीवन को एकदम बेस्ट वे में, है ना, जिसे कहते हैं शेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, है ना, कैसे आप देखें इतना व्यस्त, इतने बिजी अपनी लाइफस्टाइल में भी रेगुलर सुबह 7 किलोमीटर और शाम को 3 किलोमीटर, दैट इज 10 किलोमीटर ईच डे, और साथ में फिर सामायिक मतलब स्पिरिचुअल के लिए भी 1 घंटा अपनी आत्मा के लिए, सोल के लिए निकालना। ये मतलब ये हम सब के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी तो धर्म नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकाल सकता हूँ। सो इनसे ज्यादा बिजी तो शायद ही हम रह रहे हैं लाइफ में। और अगर हम नहीं निकाल सकते हैं, यही शायद इनका सीक्रेट, जो मैं इनको पूछने वाला था क्वेश्चन यही है सर, कि ये सीक्रेट 92 ईयर्स का हमारी जो यंग जनरेशन है उनको आप क्या देना चाहेंगे कि अगर हमें भी 92 में स्वस्थ जीवन, बहुत सारे हम देखते हैं बेड रिडन हो जाते हैं, वो नहीं, स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या क्या सूत्र अपनाएं? मस्त रहो, व्यस्त रहो, संन्यस्त रहो, 3 सूत्र। अच्छा, जीवन में हर वक्त मस्ती रखो। जो होना है वो होगा जी। भविष्य को कोई टाल सकता नहीं, उसका कोई इलाज नहीं किसी का। इसलिए मस्त रहो, हर वक्त व्यस्त रहो, ताकि दिमाग फालतू की चीजों में जाए नहीं। आप डिप्रेशन में जाए, कुछ नहीं जाए, अपना काम करते रहें। मस्त रहो, व्यस्त रहो, और संन्यास लगाओ किसी चीज से मत। अच्छा, संन्यास्त मतलब संन्यास का मतलब ये है कि आपकी कोई चीज नहीं है सिवाय आपकी आत्मा की। ये शरीर जिसको लेके पैदा हुआ भी आपका नहीं, लोग यहाँ जला देंगे। शरीर भी साथ नहीं जाने वाला। संपत्ति तो छोड़ो, जमीन जायदाद छोड़ो, रिश्ते नाते छोड़ो, कोई किसी के साथ आज तक गया नहीं, जाता नहीं, जाने वाला। ऐसी स्थिति में जब आपकी आत्मा ही अकेली आपकी अपनी है, फिर मस्त रहो, व्यस्त रहो और संन्यास रहो। यही जीवन के 3 सूत्र हैं जो आदमी को जीने का पूरा सहारा देते हैं, जीने की शक्ति देते हैं, जीने की सामर्थ्य देते हैं, और आदमी को स्वस्थ रखते हैं। अभी भी बराबर घूमता हूँ, बराबर कसरत करता हूँ आज भी। अच्छा, क्या बात है। तो आप देख सकते हैं कि 92 इयर्स में भी रेगुलर जो लाइफस्टाइल मेंटेनेंस है ना, तो ये इट इज नॉट अ वन डे, हमने एक दिन हाँ न्यू ईयर आया और हमने
हाँ थोड़ा जिम जाना शुरू करा या योग करना शुरू करा, दौड़ को, इट इज अ रेगुलर लाइफस्टाइल जो हमें आगे तक पहुंचाएगी। आपने पहले पॉडकास्ट में भी सुना था कि कोर्ट में भी सबको मालूम था कि बाहर का खाना जज साहब नहीं खाएंगे, तो घर से इनके लिए सारा खाना आता। तो खाने भोजन पे भी इनका कितना संयम, कंट्रोल था कि कोई फास्ट फूड नहीं, कोई जंक फूड नहीं, कोई आलतू फालतू नहीं। रात्रि भोजन आपको पहले बता दिया, सनसेट के बाद बिल्कुल नहीं खाते थे। तो ऑटोमेटिक जो आज इंटरमिटेंट फास्टिंग या ओमैड की बातें चलती है वो आप पहले से ही फॉलो कर रहे थे। सो इट इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो इनके आरोग्य, जो इनके हेल्थ के सीक्रेट्स रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ, एंड ओवरऑल मेंटल हैप्पीनेस है ना, जो इन्होंने बताया। पुरानी कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार रहे हमारा हृदय उदार, और जब दीन लोगे तो सब कुछ पालो। जीवन सादा होना चाहिए, बस सादा जीवन, विचार सदा ऊंचे रखो जी, लोगों के भले के विचार रखो, स्वार्थ का विचार कभी मत आए। आपने लोगों का भला सोचा तो आपका बुरा कोई सोच ही नहीं सकता है। अपने आप काम होते हैं। मैं आपसे कहा ना, सारे काम कहाँ तो बाटली बॉय में एडमिशन का अपना आप हो रहे सब, जिस कैरी पे पहुंचाना है फड़ोजी पहुंचा रहा है। अपने आप हो रहे सब, सत्य होते हैं, कोई करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए जो होना है होनहार होके रहता है। आप तो सिर्फ उसमें सहयोगी बनो, प्रेम से रहो, मौज से रहो, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई ना अपना है ना अपन किसी के हैं। व्यवहार निभाना, फर्ज निभाना, कर्तव्य निभाना। संसार में रहते हुए जो आदमी व्यवहार निभा, कर्तव्य और फर्ज निभा, वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। तो सांसारिक व्यवहार निभाना जरूरी है, सांसारिक फर्ज निभाना, कर्तव्य निभाना, मगर अंदर से अकेले रहो, संन्यास्त रहो, अंदर से संन्यास्त जी है। मेरा कुछ हाँ जी, सब चीज अपनी नहीं है, बस न मकान मेरा है, न जायदाद मेरी है, न परिवार मेरा है। सब जी अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और उस कर्तव्य करते हुए जीवन सुख से गुजर रहा है। कोई तकलीफ नहीं किसी को। बस बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिल रही है। सबको प्रेम दो, बस जी, बांटो तो प्रेम बांटो जी, झगड़ा मत बांटो, क्रोध मत बांटना, बस एक चीज बांटो, प्रेम। इतना दे सकते हो किसी को, दूसरे को प्रेम दो। क्या घर का कुछ जाता नहीं, हाँ, फ्री किसी से, मीठी बोली से, मतलब आप समझोगे पैसा एक लगता नहीं और काम सारा हो जाता। हाँ फालतू गुस्सा कर क्या कर लोगे बताओ। हाँ, सही बात है। एक पत्नी पे थोड़ा सा क्रोध आता है, क्योंकि बार बार पूछती रहती है। वो भी मन में रोज सुबह एक प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, मैं किसी पे क्रोध नहीं करूँ। अच्छा, हाँ, किसी पे क्रोध करे क्या फायदा। मन में है उसके लिए प्रेम, इसकी वजह से क्रोध आता है, पर वो भी मजबूर है, क्या कर सकती है बताओ। 89 की एज के अंदर उसका शरीर काम देता नहीं, उसको मदद की जरूरत है। अब उसमें मैं गुस्सा करूँ तो वो उसको मन में थोड़ा खटखटाता है, मगर वो प्रेम का गुस्सा है। कोई मैं उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रखता हूँ, कोई कमी नहीं रखता, बस अपनी तरफ से पूरी सेवा करता हूँ, पूरा ख्याल रखता हूँ, हर चीज़ का पहले से ख्याल करता हूँ भाई इसको इस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, पहले से मंगा के रखता हूँ, क्योंकि उसमें धैर्य नहीं, तो इसलिए मुझे भगवान धैर्य दे, इसकी प्रार्थना करता है। बहुत बढ़िया। तो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग यहाँ से मिल रही है, जैसे इनने बोला कर्तव्य तो हमें निभाना पड़ेगा, तो ऑलरेडी भले ये स्पिरिचुअल हो, पर उसके साथ साथ अगर आप संसार में हो तो संसार के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, वो आपको फॉलो करना है, पर उसी के साथ आप उससे अटैच मत होइए। अटैच नहीं होगे तो ये पीस रहेगी। और एक इंग्लिश में जो कहावत होती है, ही इज अ लिविंग प्रूफ ऑफ दैट। लिविंग प्रूफ का मतलब ये उस मकाम पे पहुंच चुके, 92 की एज है, तो जो चीजें हमने शायद किताबों में सुनी हो, साइंस से अब हम लोग चीज जान रहे हैं कि सनसेट के पहले खाना है, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वॉकिंग करनी है, आपको एक्सरसाइज करना है, खाने पीने के ऊपर कंट्रोल करना है, शेड्यूलिंग सही होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी। ये शायद हमें यूथ को आजकल लगता है दिस इज नॉट नीडेड, सिर्फ सुनी सुनाई बात है। आज आपके सामने ये लिविंग प्रूफ है। एट द एज ऑफ 92 ना सिर्फ फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, जहाँ पे आजकल पार्किंसन, अल्जाइमर्स हो रहा है, मेमोरी लिप्त हो रही है। तो अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हैं, और हमें ये निश्चित हो गया है, हमारी तो यही मंगल कामना है कि 92 की एज हम जल्दी इनका 100 जो बर्थडे है वो उसको बनाएंगे। और जो मूवी आई थी 100 पे भी 101 नॉट आउट, तो हम आपको आज ये आश्वासन दे रहे हैं, ऐसी मंगल कामना यूनिवर्स में डाल रहे हैं कि जब इनके 100 साल पूरे होंगे, हम वापस से आज से 8 साल बाद एक और पॉडकास्ट करने आएंगे, और 100 साल में हम इनके साथ यही एनर्जी के साथ एक और लेंगे,
100% वो होने वाला है। वजन डाल हम आपको छोड़ने नहीं वाले, हमें बहुत सीखना है आपसे। जी, तो आपसे अगला हमें ये जानना है कि ऐसी कोई एक चीज जो आपको लगता है शायद मेरे को जीवन में पहले मालूम होती तो मेरी लाइफ और ज्यादा बेटर हो जाती। तो एग्जाम्पल के तौर में जब आपकी स्कूल और कॉलेज लाइफ थी, क्या कोई एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है शायद ये मेरे को पहले मालूम होती तो मेरी लाइफ और निखर के आ जाती, एकेडमिक लाइफ? भाई मेरे बच्चों को 70 साल की उम्र में माँ और बाप मिले हुए हैं। मैंने 1.5 साल में माँ खो दी, 19 साल में बाप खो दिया। यदि वो होते तो जीवन कुछ और प्रकार का होता, कुछ उनकी सेवा का लाभ मिलता, उनका आशीर्वाद मिलता। तो इस मामले में मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। मुझे न माँ का प्यार मिला, मैं समझता भी था जब माँ चल दी, और थोड़ी समझ आई जितने पिताजी चले गए। तो इसलिए जीवन में 3 तीर्थ हैं जो स्थापित नहीं करने पड़ते हैं, जन्मजात वंदनीय है। वो है माता, पिता और गुरु जी। कोई मूर्ति मूर्तिकार के यहाँ वंदनीय नहीं बनती है जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा होके मंदिर में स्थापित नहीं की जाए, तब तक उसकी पूजा नहीं होती। माँ बाप और गुरु 3 ऐसे लोग हैं जो जन्मजात पूजनीय है, वंदनीय है, खोटे हैं, खरे हैं। उन्होंने आपको संसार दिखाया, इसलिए उनका उपकार आप कभी भूल ही नहीं सकते, उससे कभी उड़ नहीं हो सकते। और माता पिता की सेवा फल दिए बगैर रहती नहीं है। मनुस्मृति का श्लोक है, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्यान शतम पिता सहस्रेणुपितृ माता गौरवेना तिरच्यते। गौरव की दृष्टि से एक आचार्य 10 उपाचार्य से बड़ा होता है, एक पिता 100 आचार्य से बड़ा होता है, एक माँ 1000 पिता से बड़ी होती है। माँ भगवान के बाद दूसरा स्थान रखती है, शी नेक्स्ट टू गॉड। इसलिए जिनको जीवन में सुख पाना है उनको अपने माता पिता और गुरु की सेवा और उनका उपकार कभी नहीं, उनके प्रति जीवन भर समर्पित रहना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिताजी करवट पड़ते थे, नीचे गिर जाते थे, शादीशुदा दोनों बच्चों ने पास में खाट लगा करके और 3 साल तक उनके पास। अच्छा, ऐसे सेवा कर। एक लड़के ने 3 साल तक अपने बाप के कमरे में सो करके रात गुजारी अपनी बीबी के पास। ऐसे उदाहरण है संसार में है मौजूद। इसलिए जो माँ बाप को तीर्थ मान के, गुरु को तीर्थ मान के सेवा करता है वो निश्चित जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। और सफलता की सबसे बड़ी कसौटी संतोष है। वो जीवन में संतुष्ट मरता, संतुष्ट कभी नहीं। पैसे से उसको मत नापो, जीवन की उपलब्धि से नापो, और जीवन की इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं। जिसको माँ बाप आशीर्वाद देके जाते हैं वो जीवन में कभी तो पा ही नहीं सकता। यही बात गुरु की है, चाहे धर्म गुरु को, चाहे शिक्षा गुरु को, जो भी गुरु है उस गुरु के प्रति समर्पण रखोगे, जो आशीर्वाद वो दे पाएंगे दूसरा नहीं। जी, आपने देखा कि हमने पूरे पॉडकास्ट में हर एस्पेक्ट से आपके लाइफ को देखने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है कि हम पर्सनली भी जो हमारे लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रहा है, मतलब जस्ट बाय टॉकिंग एंड लिसनिंग टू द स्टोरी, इट इज सो अमेजिंग। बहुत सारी न्यू लर्निंग्स, बहुत सारी न्यू इंसाइट्स कि लाइफ को कैसे लीड करना है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, प्रोफेशनली, घर गृहस्थी को लेते हुए, फैमिली लाइफ, एवरीथिंग, हर पैरामीटर ने आपके अनुभव का ज्ञान, कहते हैं ना, अनुभव का ज्ञान तो जब उम्र आती है तभी हमें मिल सकता है, छोटी उम्र में नहीं आ सकता। बट आपके अनुभव से हम सब ने बहुत सीखने की कोशिश करी है। अनुभूत ज्ञान अर्जित किया जाता है, दिया नहीं जा सकता। अनुभूति स्वयं की होती है, मांगी हुई नहीं। इसलिए अनुभूत ज्ञान के लिए स्वयं को खपना पड़ता है, स्वयं को जीना पड़ता है और स्वयं ही उसको भोगना पड़ता
जी इसलिए अनुभूति से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो सच्चा ज्ञान है, वो तपाया हुआ ज्ञान। इस वजह से अनुभूति को जीवन का पाठ बनाने वाले कभी दुखी नहीं होते। बहुत 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 धन्यवाद। आभार, ऐसे ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे। खूब खुश रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, जुग जुग जिएं।